बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एज अ क्लास 12 के लेकर के चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया हुआ है, उनके वन शॉट्स के बारे में देखा हुआ है। तो आज नंबर है हमारे डायरेक्टिंग का लगा हुआ है। एक चीज ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे तो आपके डायरेक्शन भले अलग अलग हो, लेकिन आपका जो गोल होगा वो एक ही होगा। ये बात बताऊं, कठिनाइयां तब आती है ना कि जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हो। आप अपने रास्ते से कभी भटको ही ना, ठीक, तो आपके सामने प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी? अब मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है और इस काम को करने के लिए मेरे पास ये सारा रास्ता है और मैं इन रास्तों को ना अपना करके किसी बताए गए किसी बंदे ने बताया था कि तुम ये काम करो और फिर मैं अपने मेन रास्ते बताए छोड़ करके मैं किसी और रास्ते पहुंच गया। पहुंचोगे तो जरूर अपने मंजिल तक, लेकिन वो ज्यादा समय ले लोगे ना। वो सुना था ना, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया, ये वो सारी कहानी होती है सर। तो जब जगेंगे तभी तो पाएंगे। अब सोचो कि जो बंदा कभी मैदान में उतरा ही ना हो, वो क्या बता पाएगा कि कौन सी बॉल की स्पीड क्या होती है, उस बॉल को कैसे हिट करना है। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन को लाने की वैल्यू को चेंज करना। आपका डायरेक्शन, आपका एटीट्यूड चेंज करेगा ना। तो आपका एटीट्यूड कैसा हो गया? अब सर वैसा हो गया, पहले बार पार्टी में जाते थे, आज कहां जा रहे हैं? मंदिरों में जाके भीड़ लगे, त्रिपुंड लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, हर हर महादेव राधे राधे करते हुए चले जा रहे हैं। चेंज आया? बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? इसे कहते हैं चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। बदलाव प्रकृति का नियम है। लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एक ऐसा बॉस होता है जो आपका बॉस होता तो खाली कहने को है, लेकिन आपका सबसे अच्छा फ्रेंड होता है, जो आपके बताए गए सारे ग्रीवेंसेस को, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और फिर आपको यह भी कहता है कि भाई हाउ टू परफॉर्म वर्क स्मूथली इन ऑर्गेनाइजेशन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जी हां, आपके अपने चैनल कमेंट हब पर। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एज अ क्लास 12 के लेकर के चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया हुआ है, उनके वन शॉट्स के बारे में देखा हुआ है। तो आज नंबर है हमारे डायरेक्टिंग का लगा हुआ है और डायरेक्टिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर डायरेक्टिंग क्या होता है। और ये हमको पता था सर, हमारे जितने भी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उन सब के 1 by 1 हम लोगों ने वन शॉट को अपलोड किया हुआ है। आज जो बारी हम लोग के डायरेक्टिंग की है, तो आज हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग सर क्या होता है? आप समझिएगा कि आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी अभी आपने एम्प्लॉय में के रूप में एज अ कंपनी को भी ज्वाइन किया हुआ है, तो भाई आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ना सर। कंपनी में काम कैसे करना है, क्या करना होगा, किसके डायरेक्शन लेने होंगे, कौन क्या कैसे क्या बताएगा। क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नॉलेज तो है, लेकिन ड्यूटी परफॉर्म कैसे करनी है। जी हाँ, तो यहां पे आपके काम करने का श्री गणेश होता है। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है कि आपका जो इंप्लॉयर होता है वो अपने इंप्लॉय को एज अ डायरेक्शन देता है। और डायरेक्शन का मतलब ऑर्डर देना नहीं होता, डायरेक्शन मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, सुपरविजन करना, ठीक है, आपको मोटिवेट करना, गाइडिंग करना। इस हर चीजों को प्रॉपर तरीके से मिक्सअप कर दिया जाए तो बच्चों ये कहलाती है डायरेक्शन करना। इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। तो आइए बिना किसी टाइम को गवाए हुए इधर उधर बात करते हुए हम लोग शुरू करेंगे आज के टॉपिक को, जिसका नाम होगा डायरेक्टिंग। तो देखिए बच्चों, होता क्या है डायरेक्टिंग, क्या होती है? हमारे मैनेजमेंट के जितने सारे फंक्शन में टोटल मिलाकर 5 फंक्शन होते हैं। पहला हमारा होता है प्लानिंग, फिर होती है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होती है स्टाफिंग, फिर होती है डायरेक्टिंग, देन लास्ट में क्या आती है? कंट्रोलिंग। तो अभी बारी क्या थी? प्लानिंग तो पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग भी पढ़ लिया, स्टाफिंग भी हम लोग का हो गया। सर अब बचा क्या? डायरेक्टिंग। तो सर डायरेक्टिंग में क्या होता है? देखो, प्लानिंग में एम्प्लॉयर क्या करता है? प्लान करता है, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट में आ जाता है एज अ रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग में काम कंप्लीट हो गया तो भाई बंदे चले जाते हैं एज अ स्टाफिंग के लिए कि भाई हमारे कंपनी में या तो पहले से पुराने वर्कर्स होंगे, और वर्कर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या किया जाएगा कि नए वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे, है ना, थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, कई सारे इंटरव्यू, टेस्ट वाइवा लेंगे। अब एक बार बंदा क्या होगा, हमारी कंपनी के अंदर ज्वाइन कर गया। अब जब कंपनी में अंदर आ जाएगा, उसके पास कुछ अवेलेबल एग्जिस्टिंग नॉलेज तो है, लेकिन उसे ये तो बताना होगा ना काम कैसे करना है, कौन आपका बॉस होगा, किस तरीके से अपने वर्क को सुपरवाइज करोगे, है ना। अगर आपको नहीं आता तो किस तरह के आपको हम डायरेक्शन करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो यहां पे आपके काम करने का श्री गणेश शुरू होता है। श्री गणेश मतलब क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कई सारी दुकानों में हर जगह पर श्री गणेश लिखा होता है या श्री गणेशाय लिखा होता है। रीजन क्या होता है सर? भगवान का नाम लेकर काम शुरू करते हैं और देवताओं में सबसे पहला जो हमारे भगवान है वो कौन है? गणेश जी है, उनका शुरुआत करते हैं। तो कंपनी भी यहीं पे काम करना शुरू करी थी। अभी तक कंपनी ने मैनेजमेंट को, केवल फंक्शन को एक तरीके से लिबरलाइज किया हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन काम कहां शुरू करते हैं? तो काम शुरू करते हैं सर डायरेक्टिंग में। और यहां काम करेंगे तो अगले वाले जो फंक्शन हमारा आएगा कंट्रोलिंग का, उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसको मैनेज करेंगे और डेविएशंस को कंट्रोल करेंगे। तो बच्चों आइए लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं कि हम लोग का डायरेक्टिंग क्या होता है। देखो भाई, डायरेक्टिंग एक ऐसा मैनेजमेंट का प्रोसेस है जो गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, मोटिवेट करेगा और लीड करेगा एम्प्लॉयज को टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब एम्प्लॉयर क्या करेगा? आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देगा, सुपरवाइज करेगा, आपको मोटिवेट भी करेगा और लीड करेगा एम्प्लॉयज के लिए कि भाई आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर लीजिए? अचीव कर लीजिए। जिसमें इन्वॉल्व होंगे कुछ हमारे एक्टिविटी जैसे कम्युनिकेशन करना, लीडरशिप करना, मोटिवेशन करना, एज अ सुपरविजन। ये हमारी कंपनी के अब एम्प्लॉयर है ना भाई, तो एम्प्लॉय उसको तो पता लगना चाहिए भाई एम्प्लॉय हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है।
तो क्या करेगा कि वो आपको लीडरशिप करेगा, एक तरीके नेता की भूमिका निभाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा प्रॉपर तरीके से, सुपरविजन, आपको ऊपर से वॉच भी करेगा कि भाई आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हर चीजों को प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करना, ऑब्जर्विंग करना, ये काम किसका होता है? एम्प्लॉयर का हो जाता है, एम्प्लॉय के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हमारा फेस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, वेयर द प्लान्स डेवलप बाय मैनेजर्स आर पुट इनटू मोशन बाय द वर्कफोर्स। तो भाई प्लानिंग में आपने प्लान्स बनाए थे और डायरेक्शन में क्या करोगे? आप उस बनाए गए प्लान के ऊपर आप इंप्लीमेंटेशन करोगे, काम करना शुरू करोगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों, डायरेक्टिंग के टोटल मिलाकर के 4 फीचर्स हमारे पास दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है? पहला क्या था सर? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करता है सर? काम करने की शुरुआत करने के आपको इनिशिएट करता है कि भाई अभी तक आपको तो ज्वाइनिंग करा रहे थे, आपको ये सब कंपनी के प्लान्स के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब तो काम एक्चुअली में करना शुरू करना है ना। अब तो हम लोग काम करने के लिए बैठे हुए हैं, मिले हुए एक दूसरे से। तो डायरेक्टिंग का पहला फीचर क्या करता है कि एज अ इनिशिएट एक्शन आपको काम करने के बारे में आपको मोटिवेट करेगा। और सबसे पहला इसका जो फीचर होता है क्या कि यहीं पे आपका काम शुरुआत होती है। सेकंड क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन एवरी डे, एवरी टाइम, एवरीवेयर, हर जगह रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज आपको डायरेक्शन मिल गई तो कल आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। पड़ेगी भाई, करना तो पड़ेगा। तो ये क्या है? एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लगातार चलने वाला। ये नहीं कि सर ने आज बता दिया कल आपको बताएंगे नहीं, वो नहीं हो पाएगा, है ना। टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, चाहे वो हमारा लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, चाहे वो अपर लेवल हो, हर लेवल में एज अ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। भाई प्लानिंग बनाना होगा तो भी मुझे डायरेक्शन चाहिए ना। पहले मैं कम्युनिकेट भी करूंगा, सुपरविजन भी करूंगा, मैं पुराने पास्ट चीजों को, फैक्ट को चेक भी करूंगा, ऑब्जर्व भी करूंगा, सब देखूंगा। एंड लास्ट क्या कहता है कि फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब डायरेक्टिंग क्या होता है बच्चों की एज अ जो ऊपर का जो बॉस होता है, जो हमारा बॉस होता है, वो हमें डायरेक्शन देता है। अब सोचो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि अब हमारा जो भी बंदा होगा यहाँ पे कवर करने की सोचो। अब यहाँ पे बंदा कौन बैठा हुआ है? टॉप लेवल। अब यहाँ पे कौन बंदा बैठा हुआ है? बॉटम लेवल। तो भाई आपने कौन कौन सी प्लानिंग बनाई है या क्या ऑब्जर्व किया हुआ है, तो इसके जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो होगा वो कैसे आ रहा है? देखो वो नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो हमारा कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है, डायरेक्टिंग का जो फ्लो होता है, वो किस में आता है? वो आता है हमारा एज अ टॉप टू बॉटम को लेकर के। तो क्लियर हो गई सर, काम शुरू करना, कंटिन्यूसली करना, एवरी लेवल पे करना, और क्या होना? टॉप टू बॉटम। यहाँ पे बॉस हमें डायरेक्ट करता है ना कि हम बॉस को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे आते हैं। अगला पॉइंट क्या करता है? देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में समझ लो। इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखो हमने भी क्या कहा कि इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग एक क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क, जहां पे आप काम शुरू करते हो और मैनेजर आपको गाइड करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। सो देयर टास्क, उनके टास्क क्या होंगे? सो देयर बाय कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू रियलिटी एंड सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन मोशन टुवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्टिव। तो भाई आपके बनाए गए सारे प्लान को एज अ मोशन में कन्वर्ट करना है और आपके सामने वाले बंदों को इनिशिएट करना है कि भैया अब काम करना शुरू कर दिया जाए। अभी तक हम लोगों ने सारा काम कर लिया कंपनी ने, अब बारी हमारी एम्प्लॉय की आ गई। अब एम्प्लॉय काम करेगा और उसके ऊपर हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, अगला कहता है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स, इंश्योर करता है बच्चों की इंडिविजुअल जो एफर्ट्स है टू एवरी एम्प्लॉय आर अलाइन, एक प्रॉपर तरीके अलाइन में रहे एंड चैनल रहे टूवर्ड्स द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। और सब के सब, ये नहीं कि सर हमारा डायरेक्शन तो कुछ और है, आपका तो कुछ और है। हो सकता है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे तो आपके अलग अलग प्लान्स होंगे, अलग अलग आपका डायरेक्शन होगा। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हैं तो आपके डायरेक्शन भले अलग अलग हों, लेकिन आपका जो गोल होगा वो एक ही होगा। जैसे पतंजलि कंपनी आ गई। अब पतंजलि कंपनी में क्या होगा सर कि अब उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, परचेस डिपार्टमेंट भी है, सेल डिपार्टमेंट भी है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट हैं। अब सोचो सबकी जो प्लानिंग होगी वो एक जैसी तो होगी नहीं भाई। फाइनेंस वाले को तो फाइनेंस से रिलेटेड काम होगा, परचेस वाले को रॉ मेटेरियल परचेस करना, उसको सप्लाई करने का काम होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का माल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला काम होगा। तो सबके प्लान्स क्या अलग हो गए, प्लान्स के अकॉर्डिंग उन लोग को डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया। लेकिन क्या वो लोग अलग करके क्या अपने दुनिया से निकल जाएंगे क्या? नहीं ना, बल्कि वो सब लोग काम किसके लिए कर रहे हैं कि पतंजलि कंपनी का नाम आगे बढ़े, पतंजलि कंपनी का जो ग्रो हो मार्केट में अच्छा खासा डेवलप होते चलता रहे। यही तो बच्चों डायरेक्शन है कि हमको अलाइन तो होना पड़ेगा। हमारे टास्क, हमारे रास्ते भले अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमारी तो एक ही है। हम अब भाई मुझे यहां से अपने घर जाना है तो मेरे घर जाने के 4 रास्ते हैं, तो भाई मेरे जो खुद दोस्त होंगे वो अलग अलग रास्ते से आएंगे, लेकिन मुझे जो रास्ता पता है मैं तो उसी रास्ते पे जाऊंगा ना। ठीक है, तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा एम्प्लॉय एफर्ट्स के बारे में बच्चों। अगला क्या करता है? प्रोवाइड करता है मोटिवेशन। जी हाँ, डायरेक्टिंग एक अच्छा खासा इंश्योर इसलिए करता है कि एक जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करने का भी काम करता है। भाई होता है कभी कभी सर रेगुलरली वर्क करने के चक्कर में कभी कभी हमारे अंदर वो पोटेंशियल या वो वैल्यू नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हो सकता है सब मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं या हमारे अंदर कुछ कमी हो गई। तो वो कैसे था कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के रण के युद्ध में, मैदान में उन्होंने उनको मोटिवेट किया। पहले
भाई देखो तुम अब वो भले तुम्हारे सगा कोई क्यों ना हो, लेकिन है तो वो दुश्मन के पक्ष में, और जब भी वो धर्म के साथ नहीं बल्कि वो अधर्म के साथ में खड़ा है, तुम तुम्हें पहली बात तो मोटिवेट कर रहे हैं। तो जब देखे कि भाई मोटिवेट से काम नहीं बन रहा है, तब जाकर उन्होंने विराट रूप दिखाया, फिर उनको डराया धमकाया कि तुम नहीं करोगे तो फिर मैं करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखते देखते अर्जुन को लगा अच्छा अच्छा हाँ ये हो सकता है। तो जब आपका मॉरल डाउन होता है ना, तो जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को इंटीग्रेट करता है कि भाई ठीक है मैं तुझे मोटिवेशन देता हूं, तू अच्छा काम करेगा मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, तुम ये करोगे तुम्हारा ये कर दूंगा, प्रमोशन कर दूंगा, है ना, आपको बढ़िया बढ़िया टास्क पे भेजूंगा, अलग अलग कंफर्ट जोन में भेजूंगा। तो ये क्या मोटिवेशन हो गया। एक मोटिवेशन पॉजिटिव का हो गया, निगेटिव वाला भी हो सकता है, काम नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा, पैसा कम कर दूंगा, ये सब चीजें भी होती हैं, है ना। तो ये क्या है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन देकर के आपको डायरेक्शन काम कराता है। फैसिलिटेट चेंजेस, बिल्कुल बच्चों एम्प्लॉय है तो ऑलरेडी क्या होगा, एक इफेक्टिव डायरेक्टिंग काम करती है। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन और सपोर्टिव लीडरशिप यहाँ पे होती है, जहां पे मैनेजर आपको एक्सप्लेन करते हैं पर्पस के बारे में। और ये फैसिलिटेट चेंजेस क्या होते हैं कि बच्चों अगर किसी को प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी, प्रॉपर अगर उसको एक रास्ता मिल जाएगा, एक मंजिल मिल जाएगी, तो उसको ये लगेगा ना कि हाँ भाई मैं नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, नए नए फीचर्स को मैं सीख सकता हूँ। लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम प्रॉपर ट्रेंड होंगे और प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, उन सारे चेंजेस को अडॉप्ट करने की हमारे अंदर वो पोटेंशियल होगी। तो ये एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व और मॉनिटरिंग करता है, फिर देखता है कहाँ पे कुछ कमी है, तो उसके हिसाब से फिर आपको सुपरवाइज करेगा या लीडरशिप करेगा या कम्युनिकेट करेगा, है ना। चलो अगला क्या कहता है, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। भाई देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज होती है क्या, कि डायरेक्टिंग हेल्प करता है बच्चों की मेंटेन बनाना बैलेंस और स्टेबिलिटी ऑफ फॉस्टरिंग कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट। भाई देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग लोग होंगे, तो सबकी अलग अलग क्या होगी, पोटेंशियल भी होगी, सबके अलग अलग टास्क होंगे, सबके अलग अलग प्लान्स होंगे, उसके हिसाब से तो हमें काम करना होगा ना। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल तो एक ही होगा, लेकिन हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग टास्क होंगे, उनके अलग अलग गोल कंप्लीट करके अगर सबके गोल को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन। देखो बच्चों ये बात बताऊं, कठिनाइयां तब आती है ना कि जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हो। आप अपने रास्ते से कभी भटको ही ना, ठीक, तो आपके सामने प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी। अब भाई मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है और इस काम को करने के लिए मेरे पास ये सारा रास्ता है, और मैं इन रास्तों को ना अपना करके किसी बताए गए किसी बंदे ने बताया था कि तुम ये काम करो, और फिर मैं अपने मेन रास्ते बताए छोड़ करके मैं किसी और रास्ते पहुंच गया। पहुंचोगे तो जरूर अपने मंजिल तक, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा समय ले लोगे ना। जैसे रोड पे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो देखते हैं बहुत ट्रैफिक है, फिर हम लोग सोचते हैं आसपास में कहीं कोई गली वली है क्या कि जिस गली में घुसा जाए और उस गली से निकल जाए बाहर। तो कभी कभी वो गलियां तो हमको डायरेक्टली रोड से पहले पहुंचा देती हैं। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि सर जब ट्रैफिक लगा तो ट्रैफिक केवल आपके लिए तो लगा नहीं, वो तो सबके लिए लगा ना, सब लोग उसी गली में घुसा, और क्या होगा, तो जितना ज्यादा जाम आपके ट्रैफिक पे नहीं था उतना ज्यादा क्या हो गया, आपकी गली में आ गई। तो क्या होता है कभी कभी बच्चों, इसीलिए कहते हैं कठिनाइयां हमारे सामने तभी आती हैं जब हम अपने रास्तों से क्या होते हैं, भटक जाते हैं, है ना। ये बातों का रखा जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी बना के रखना और बैलेंस बना के रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, इंश्योर करना कि लॉन्ग टाइम तक हमारा मार्केट में क्या होता रहे, सर्वाइव होता रहे और ग्रोथ होता रहे। क्लियर है बात। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों हमारे डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स में टोटल मिलाकर के 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं। पहला हमारे पास बताया गया सुपरविजन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और लीडरशिप के बारे में। अब देखो भाई, तो सुपरविजन क्या है, मोटिवेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है और लीडरशिप क्या है, अब इसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन, आगे शुरू करते हैं। अब देखो सुपरविजन, ये मान लीजिए कंपनी का बॉस हो गया, ये एम्प्लॉय हो गए कंपनी के। अब ये क्या कर रहा है कि ये वर्क लोग दोनों कर रहे हैं, इन दोनों के वर्क को ये प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। भाई मैंने जो तुम्हें सिखाया था अब तुम उसके ऊपर कैसा काम कर रहे हो, तो ये सुपरविजन का क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से टास्क हो गया। जो क्या कहता है, सुपरविजन इन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड ओवरसीइंग subordinates to ensure they work according to plans and policies achieving organizational objective। भाई सुपरविजन तो समझो, सुपर मतलब क्या हो गया, ऊपर से, विजन मतलब क्या हो गया, देखना। तो जो बंदा आपको जब प्रॉपर तरीके से ऊपर से वॉच कर रहा हो, अब वॉच करने का रीजन क्या है कि भाई आप अकॉर्डिंग टू प्लान काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो कंपनी की पॉलिसी उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप उस प्लान और पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करोगे, है ना। तो ये इन्वॉल्व करता है टास्क लाइक प्लानिंग वर्क, इश्योरिंग, आपको इंस्ट्रक्शन देगा, प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस देगा, लीडरशिप के काम करेगा, मोटिवेट भी करेगा एम्प्लॉयज को। ये सारा का सारा काम जो सुपरवाइजर होता है वो आपके संग करता है। क्योंकि सुपरवाइजर क्या होता है, एम्प्लॉय के जस्ट ऊपर वाली कैटेगरी होती है। जो एम्प्लॉय से बस ऊपर का जो बॉस होता है वो सुपरवाइजर होता है, जो आपको प्रॉपर तरीके से, ये हमारे बेसिकली लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट की कैटेगरी में आते हैं, है ना।
तो ये मोटिवेट करना, तो एक क्रूशियल लिंक होता है। सुपरवाइजर एक ऐसा एक्ट होता है जो एक क्रूशियल लिंक होती है बिटवीन मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। तो भैया यहाँ मैनेजमेंट हो गया, यहाँ वर्कर्स हो गए, तो बीच में हमारे सुपरवाइजर वाले भाई साहब हो गए, जो आपके बताए गए टास्क को हम अपने इंप्लॉयज को बताएंगे और इंप्लॉय के बताए गए सारे बिहेवियर को, सारे वर्कलोड को हम अपने बॉस को डिक्लेयर कर देंगे। तो बीच का ये कौन हो गया? एज अ चेनिंग सिस्टम हो गई, है ना। तो इंप्लॉयज से अगर कोई ग्रीवेंसेस, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई डाउट्स हो रहे हैं, कुछ ग्रीवेंसेस टाइप के बन रहे हैं, तो भाई उनको सॉल्यूशन करना भी सुपरवाइजर का ही काम होता है। क्लियर है बात बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सुपरविजन में बेसिकली एलिमेंट्स क्या हैं? देखो इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के हिसाब से। तो सुपरविजन क्या है? हमारा डायरेक्टिंग का एलिमेंट है जिसमें इंस्ट्रक्शन आता है, गाइडेंस आता है, मॉनिटरिंग आती है, ऑब्जर्विंग आती है। तो भाई जो बंदा आपका बॉस होगा, जो आपका सुपरवाइजर होगा, वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्या कर सकता है कि आप जहां गलत फंस रहे हो आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, आपको गाइडेंस देगा, प्लस आपको मॉनिटरिंग करेगा कि किस तरीके से हाउ टू एज अ स्मूथली वर्क आप कंसीडर करेंगे। एंड लास्ट है ऑब्जर्व करना कि भाई जो प्लान है, जो पॉलिसी आपको बताई गई, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्लियर बात बच्चों? चलो अगला क्या करता है कि फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सुपरविजन। इसमें देखो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है, जैसे मेंटेनिंग डिसिप्लिन बनाना, मोटिवेशन करना, मॉरल बिल्डिंग, एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, प्रोवाइडिंग फीडबैक उनसे लेना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रमोट करना और ग्रुप यूनिटी और ग्रुप एफर्ट्स को भी इंक्रीज करना। ये सारा काम कहां होता है? हमारे सुपरविजन वाले में होता है। तो दो कैटेगरी समझ गए। पहला क्या? एज ए डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में, और दूसरा क्या हो गया? कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो भाई देख लो, वर्कर संग बैठेगा, उनके मॉरल को बढ़ाएगा, मोटिवेशन करेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन कराएगा, प्रॉब्लम को सॉल्विंग कराएगा, प्रमोट कराएगा, है ना, उनके ग्रुप यूनिटी को एफर्ट इंक्रीज कराएगा। ये सारा काम कौन करता है? हमारा जो सुपरवाइजर होता है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े। चलो भाई देखो मोटिवेशन क्या होता है। अब बच्चों देखो सेकंड नंबर इसका जो एक पॉइंट निकल के आता है वो कहता है सर मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है वो भी समझो भाई। Motivation is defined as the process of stimulating and inspiring people at work to contribute their best capabilities for the achievement of organizational goal। तो भाई किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर बेस्ट कैपेबिलिटीज को डेवलप करना, आप कितना वर्क कंट्रीब्यूट कर पाते हो, इन सब चीजों को स्टिमुलेट करने का जो काम होता है वो मोटिवेटर करता है। बहुत सारे लोग अरे यार ये काम करके क्या होगा, पढ़ के क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर हम एक जो आपका मॉनिटर होता है, आपका जो एक मोटिवेटर आपका होता है, वो फिर आपको ऑब्जर्व करके बताएगा कि ये किया तो ये मिलेगा, ऐसे किया तो ऐसे किया, जो नहीं किया उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो सुना था ना, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया, ये वो सारी कहानी होती है सर। तो जब जगेंगे तभी तो पाएंगे। अब सोचो कि जो बंदा कभी मैदान में उतरा ही ना हो, वो क्या बता पाएगा कि कौन सी बॉल की स्पीड क्या होती है, उस बॉल को कैसे हिट करना है। हिटमैन रोहित शर्मा का नाम यूं ही थोड़ी ना पड़ गया होगा, जरूर उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा कि 150, 155, 160 वाली बॉल के आने वाली स्पीड को भी उन्होंने अपने बैट से उठा करके बॉल को कहां से कहां मार दिया। ये पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती हैं? तो भाई जब तक मैदान में जाएंगे नहीं, जो युद्ध लड़ा ही नहीं, उसके जीत हार का वो पैमाना कैसे तय कर सकता है? पहले हम जाके वहां देखें तो सही कि वो क्या करता है, नहीं करता है ना। तो ये क्या कहता है कि बच्चों देखो, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन। आपका जो एटीट्यूड है ना वो तय करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे आपके पर्सनल लाइफ के अंदर, चाहे वो सोशल लाइफ के अंदर, कि आपका एटीट्यूड क्या है। आप जिस तरीके से अपने एटीट्यूड में रहेंगे वो डायरेक्शन उस तरीके से ही काम करना शुरू करती है। आप पॉजिटिव डायरेक्शन, आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे तो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव जाएगी। आप निगेटिव एटीट्यूड में रहेंगे तो निगेटिव में चले जाएंगे। एरोगेंस रहेंगे तो भाई एरोगेंस ही चाहिए, ठीक है। तो उन चीजों का काम नहीं, बस आपके एटीट्यूड आपको डिटरमाइन करेगा कि आपका डायरेक्शन क्या होगा। इसलिए कभी कभी इंसान के देखिए भाव, पैसे से मतलब नहीं, उसके कैरेक्टर से देखिए कि वो बंदा है कैसा, उस बंदे के बोलने का, कहने का स्टाइल किस तरीके से क्या होता है ना। एक आप को दोस्ती के बारे में देखा हो ना कि हम कभी कभी क्या करते हैं, 3 लोग का ग्रुप है, 4 लोग का ग्रुप है, उन 3-4 के ग्रुप में ऑलरेडी क्या हो जाता है कि हम अब भाई एज अ दोस्त, हम तो भाई सामने वाले को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन वो जो 2-3 लोग हैं वो दो तीनों का अपना एक अलग ग्रुप है। बस मैं तो शामिल हूं उनके ग्रुप में, ठीक है, मैं उन्हें अपना पक्का दोस्त मानता हूं, बेस्ट फ्रेंड मानता हूं, लेकिन हो सकता है कि वो भी मुझे मानते होंगे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं मानते जितना उन तीनों के या दोनों के अंदर बॉन्डिंग पड़ी हुई है। अब इससे क्या होता है, इन एक्टिविटीज को देखते देखते बार बार क्या होता है कि मेरे अंदर थोड़ी सी एक जेलसी फील भी हो सकती है, या जेलसी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, मुझे एक अंदर से हर्ट होता है कि अरे यार मैं भी तो काम इनके संगी हूं। तो कई सारे बातें तो मुझे इन सब के एक्टिविटी होने के बाद पता लगता है, मुझे तो पहले पता लगता ही नहीं। तो भाई अब क्या मैं इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं करता क्या? बिल्कुल करते हो। देखो दोस्ती का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि जैसा हम एक्सपेक्टेशन सामने वाले से कर रहे हैं तो वो वाला बंदा भी मुझके संग वही एक्सपेक्टेशन करे।
वो कहते हैं ना, लव या प्यार की भाषा भी होती है, या दोस्ती भाषा। प्यार और दोस्ती में एक चीज़ होती है कि हम सामने वाले से करें जरूर, लेकिन हम इस बात की एक्सपेक्टेशन उससे ये ना रखें कि वो भी हमसे करे। आप करते हो वो आपकी चीज़ें हैं, तो जिस दिन आप एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दोगे ना, उस दिन आप खुश हो जाओगे, जब सुखी हो जाओगे। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम किसके लिए क्या मैटर करते हैं। भाई मैं उनके लिए क्या सोचता हूँ, ये मेरा मॉनिटरिंग है, वो मेरे लिए वैसा नहीं सोचता, तो भाई ठीक है, ये उसकी प्रॉब्लम है। अब उसको लेकर मैं हर्ट हो जाऊं, रोऊंगा, इट्स नॉट फेयर। आई बात समझ में? तो क्या होगा, कैसे होगा, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं बच्चों। तो आइए फटाक से पढ़ते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में थोड़े से रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने वाला एक सिस्टम, जिसका नाम होता है मोटिवेशन। तो देखो बच्चों, विल टू वर्क, भाई आपके अंदर पावर, क्या आपके अंदर एक ऊर्जा भर देगा, भाई काम करना है। और काम कैसे करना होगा, देखिए अभी बता देते हैं। 3 चीजें आती हैं बच्चों, क्या, मोटिव है, मोटिवेशन है, और हमारे पास क्या होगा, मोटिवेटर्स होंगे। अब देखो, एक इनर स्टेट कहता है कि हंगर, द अर्ज ऑफ द रिकॉग्निशन और द डिजायर टू अर्न मनी। भाई देखो, कोई बंदा ऐसा होगा जो भूखे को तो भाई खाना चाहिए ना, कमाने वाले बंदे को पैसा प्रॉपर तरीके से चाहिए। तो पहले भाई हमारा मोटिव क्या है, हमें पहले ये पता चलना चाहिए मोटिवेशन के लिए कि हमारा मोटिव क्या है। तो भाई हमारा मोटिव सर है 95% को गेन करना, 98% को गेन करना, ठीक है। उस मोटिव के लिए मोटिवेशन करेंगे, फिर हमारे कुछ डिजायर होंगे, कुछ इंड्यूसिंग हमारे फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उसको करेंगे मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन के लिए काम कराएगा कौन, मोटिवेटर। अब किसी बच्चे के लिए उनका मोटिवेटर कौन होगा, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके जो टीचर होंगे वो होंगे। कभी कभी उनसे जो सीनियर बच्चे होते हैं, जो उन्होंने अच्छे नंबर स्कोर किया होगा, वो भी उन्हें बताएंगे। और आजकल तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और चैट जीपीटी आजकल आपका सबसे बेस्ट मोटिवेटर बना हुआ है। तो पॉसिबिलिटीज क्या होती है बच्चों कि मोटिवेटर्स में क्या है कि टेक्निक्स और इंसेंटिव्स होते हैं वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल या पॉजिटिव या निगेटिव वाले मोड पे आते हैं, ठीक है। तो हमें मोटिव ध्यान रखना है कि हमारा मोटिव क्या है, फिर उसके ऊपर काम करना है मोटिवेशन के तरीके से, एंड लास्ट हमारा होगा मोटिवेटर, जो हम दोनों को काम को कंसीडर करने का काम करेगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, देखो फीचर्स ऑफ मोटिवेशन बच्चों, पहला पॉइंट समझिएगा। पहला कहता है सर कि अ साइकोलॉजिकल एंड इंटरनल फीलिंग। देखो मोटिवेशन क्या होता है कि अब हम लोग गाड़ी में चला रहे हैं, गाड़ी में है, घर पे है, कहीं भी है, तो प्रॉपर तरीके से आज की डेट में हम लोग के पूरे सनातन धर्म में जगत में एक सबसे बड़े बहुत प्रसिद्ध बाबा हमारे हैं, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज की बातें कुछ इस तरीके से होती हैं कि सर वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा बच्चा हो, बड़ा बच्चा तो नहीं होगा लेकिन वो बड़े से बड़े लोग भी अगर हो जाए तो हर कोई उनकी वीडियो को देख करके सीख रहा है। ये क्रिसमस पे, ये हैप्पी न्यू ईयर वाले डे पे, और ये बाकी अदर जो डे पे, जहाँ पे पहले जो यूथ होते थे वो जब बार में जाते थे, वो ऐसे ऐसे जगहों जाते थे जहाँ पे मतलब एक अलग ही तरीके का उनका नेचर होता था। लेकिन आज उनका प्रभाव 1.1% भी तो पड़ा होगा, 0.1% भी तो पड़ा कि आज पूरे मंदिरों में भीड़ हो जा रही है। आज अयोध्या का मंदिर पूरा फुल चल रहा है, वहां पे वहां की सरकार बार बार एक तरीके से नोटिस देती है, भैया कि आप लोग प्लान बना रहे हैं तो मत आइए 10-15 तारीख तक। काशी में वही हाल है, वृंदावन में वही हाल है, खाटू श्याम जी में वही हाल है, हर जगह पूरा मंदिर पर भीड़ पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि अब का जो यूथ ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। पहले कहां थे, अब कहां है। हमने क्या कहा था कि आपका जो एटीट्यूड है वो तय करेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। आज हम लोग के एटीट्यूड को, हम लोग के वैल्यूज को, हर चीजों को चेंज करना किसने सिखाया है? सर प्रेमानंद बाबा एक तरीके से बहुत बड़े एक जागरूक तरीके, बेस्ट मोटिवेटर के रूप में। उनको तो अगर बेस्ट मोटिवेटर का अवार्ड मिल जाए ना, वो तो बहुत कम है। बेस्ट मोटिवेटर तो भारत रत्न जैसी चीजें तो उनके लिए कुछ नहीं है। मतलब उनको तो भाई मान के चलो कि उनका बस उनके बोलने कहने से केवल इवन इंडिया नहीं बल्कि ऑल पूरा ग्लोबल पूरा वर्ल्ड है ना, वो उनको सुन रहा है और उस पे उनके बताने बोलने से अपने अंदर चेंजेस लेकर के आ रहा है। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन को लाने की, वैल्यू को चेंज करना। आपका डायरेक्शन, आपका एटीट्यूड चेंज करेगा ना, तो आपका एटीट्यूड कैसा हो गया? अब सर वैसा हो गया। पहले बार पब पार्टी में जाते थे, आज कहां जा रहे हैं? मंदिरों में जाके भीड़ लग रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, हर हर महादेव राधे राधे करते हुए चले जा रहे हैं। चेंज आया, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कहते हैं चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। बदलाव प्रकृति का नियम है और ये होते रहना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। पहला क्या है? साइकोलॉजिकल इंटरनल फीलिंग बच्चों, आपकी पर्सनल नीड्स होंगी, अर्ज होंगे, डिजायर्स होंगे, है ना, आपकी जो रिकॉग्निशंस बनेंगी, सेल्फ सिस्टम बनेगा। तो ये चीजों के लिए हमारा पहला फीचर क्या होता है कि साइकोलॉजिकल फेनोमेनन होता है। आप किसी चीज को देखोगे, भजन देखोगे तो मूड भजन वाला हो जाएगा, ठीक है, कॉमेडी वीडियो देखोगे तो कॉमेडी के रूप में हो जाएगा। ये सारी चीजें होंगी। तो जब तक आप जिन चीजों से इन्वॉल्व चल रहे हो तब तक तो आप मोटिवेट होते रहोगे। तो आपका मेन काम क्या होना चाहिए कि आपकी डिजायर क्या है। तो डिजायर और मोटिव आपको पता लग जाएगा तो साइकोलॉजिकल फेनोमेनन के हिसाब से मोटिवेशन आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अगला है कंटिन्यूअस प्रोसेस है बच्चों। ह्यूमन हमेशा, क्योंकि ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, है ना। तो मोटिवेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहां पे आपके नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। गोल डायरेक्शन बिहेवियर होता है बच्चों की, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही एम्प्लॉयर द्वारा क्या होता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन प्रोग्राम्स और कंसर्न में भेजा जाता है जहां पे वो थोड़ा सा मोटिवेट हो पाए।
अगला है कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। भाई बिल्कुल पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव होता है। भाई पॉजिटिव में क्या होगा कि हम आपको इंकरेज करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि आपको हम रिवॉर्ड देंगे, प्रमोशन करेंगे, बोनस देंगे, रिकॉग्निशन देंगे। और नेगेटिव वाले में क्या होगा, भैया काम नहीं किए तो क्या करेंगे, आपको पनिशमेंट देंगे, या थ्रू थ्रेट्स के जरिए, या तो डिमोशन कर देंगे, या तो पे कट कर देंगे। अब देखो दोनों बेसिस में काम तो कराना ही है, या तो पॉजिटिव करके काम करा लेंगे, तो नेगेटिव करके काम करा लेंगे। तो कंपनी को काम कराने से मतलब होता है। अगला क्या होता है भाई, ये तो क्लियर हो गया बच्चों। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये मोटिवेशन की दुकान किस तरीके से चलती होती है। मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारे अपने पास आते हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट कह लीजिए, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कह लीजिए, या मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपके केस स्टडीज में हो जाए, चाहे वो आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी आ जाए। तो ये कंसर्न हमेशा कोशिश करेगा कि क्या हो, कि आपकी जो ये थ्योरी आएगी। तो याद रखिएगा हमारे पास टोटल 5 बेसिकली बच्चों हम लोग पास निकल के आएंगे। पहला होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम हो गया, लव बिलोंगिंग हो गया, सेफ्टी हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया। तो ये ऊपर से नहीं पढ़ा जाता बल्कि नीचे से पढ़ते हैं। पहले आपकी होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आप सेफ्टी सिक्योरिटी पे आते हो, फिर लव या बिलोंगिंग नीड्स पे आप आएंगे, एस्टीम नीड्स पे आएंगे, एंड लास्ट में आप आएंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो भाई आइए फटाफट इसके बारे में पढ़ लीजिए। देखिए बच्चों, पहला क्या करता है कि मैस्लो एक भाई साहब ऐसा थे जिन्होंने ह्यूमन के नीड्स के बारे में आइडेंटिफाई किया था, और ये बताया था कि भाई किस तरीके से मार्केट में अगर बंदा रहता है उनके कौन कौन सी नीड्स सबसे पहले वो सेटिस्फाई करना चाहता है। हमारी आपकी जिंदगी की जो सबसे पहली जो नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रोटी कपड़ा मकान। क्या चाहिए भैया, रहने के लिए सर सीधे बात शेल्टर चाहिए, पहनने के लिए क्लॉथ चाहिए, और खाने के लिए रोटी है, जब ब्रेड चाहिए, है ना। तो लिखा हुआ है द बेसिक हमारी जो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर सर्वाइवल के लिए, एयर, फूड, वाटर, वार्मथ, शेल्टर, स्लीप एंड क्लोथिंग। ये हमारी क्या हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद हम किसके बाद बात करेंगे, अगर हमारी ये नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो हम आते हैं अपने सेफ्टी नीड्स के ऊपर। सेफ्टी नीड्स में क्या होता है बच्चों, कि अब हम यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। भाई हम सिक्योर रहें, हम सेफ रहें, हमारी पर्सनल सिक्योरिटी, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमारी जॉब सिक्योर रहे, हमारी इनकम स्टेबल होती रहे, हम हेल्दी रहें, वेल बींग काम करते रहें, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल डेंजर से हमारी रक्षा होती रहे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें। ये किस में आ जाएगा, हमारा सेफ्टी नीड्स में आ जाएगा। तीसरा कौन होता है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब सोचो, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, हम सिक्योर और साफ सुथरे हो गए, क्लीन हो गए, और हमें सिक्योरिटी मिल गई। अब हम कहाँ आ जाएंगे, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में आ जाएंगे। इसमें क्या कहते हैं भाई, कि यहाँ पे हम बताओ, अब क्योंकि यहाँ पे जो भी ह्यूमन होगा वो सोसाइटी से जुड़ेगा, नए नए दोस्त बनाएगा, नए नए लोग मिलेंगे, तो उससे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बाकी जगहों पे वो मिलना जुलना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो वो सोचेगा फिर वहाँ मेरी दोस्ती बने, फिर किसी से लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, तमाम चीजें इसमें होना शुरू हो जाएंगी। फ्रेंडशिप हो गया, कंपेनियनशिप हो गया, सिचुएशनशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हर चीजें ऑलरेडी इसमें क्या होती हैं, सब क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पे अपने फैमिली बॉन्ड्स के बारे में, ठीक, इंटीमेसी हो गया, ट्रस्ट हो गया, फीलिंग एक्सेप्टेड विद इन अ सोशल ग्रुप, ये सब हमारा क्या होगा, ये तीसरे नंबर के हमारी वैल्यूज में आता है, हमारे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में आती है। चौथा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, एस्टीम नीड्स के बारे में। एस्टीम नीड्स क्या होता है, सोचो, अब हम सोशल नीड्स भी हमारी कंप्लीट हो गई, तो सोशल के बाद क्या होगा सर, कि हम चाहते हैं कि भाई हमारी रिस्पेक्ट हो ना। अब मेरी भी तो भाई कुछ रिस्पेक्ट होगी, तो भाई मेरी सेल्फ, लोग मुझे इज्जत से बात करें, मैं सामने वाले से इज्जत से बात करूं, तो मेरी भाई कुछ मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो लिखा है कि दिस लेवल इन्वॉल्व करता है नीड फॉर सेल्फ वर्थ के लिए, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, हमको दूसरों से इज्जत भी मिले और हम भी सामने वाले की इज्जत करें, है ना। तो स्टेटस, आपकी प्रेस्टीज, अचीवमेंट, मास्टरी ऑफ स्किल्स, इंडिपेंडेंस, सब चीजें आपको मिलना शुरू होनी चाहिए। एंड लास्ट कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब हमारी ये चारों नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं बच्चों, तो हमारी पांचवी नीड्स होती है कि भाई हमारी जिंदगी में हमारा गोल क्या है। अभी तक तो हमने नीड्स कंप्लीट करते हैं, अब हमको गोल कंप्लीट करने के बारे में बात करती है। तो लास्ट हमारा कहता है बच्चों, द हाईएस्ट लेवल दिस रेफर्स टू द रियलाइजेशन ऑफ वंस फुल पोटेंशियल एंड द डिजायर टू बी बिकम द मोस्ट वन कैन बी। जैसे परसुइंग अ पैशन और लाइफ गोल्स, पर्सनल आपकी ग्रोथ होना, सीकिंग पीक एक्सपीरियंस को डेवलप करना, क्रिएटिविटीज को देखना, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। और सोसाइटी में आप क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हो, इन चीजों को भी ऑब्जर्व करने का और मॉनिटरिंग करने का काम कौन करता है, हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो टोटल में आके कितने नीड्स हो गए बच्चों, 5 हो गए। रोटी कपड़ा मकान के बाद सेफ्टी सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सोसाइटल नीड्स, जहां पे हम लोग थोड़ा फ्रेंडशिप करेंगे, कंपेनियनशिप को डेवलप करेंगे। उसके बाद भाई हमारी इज्जत हो, हम सामने वाले की इज्जत कर लें, और लास्ट में क्या होता है, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट क्या होगा, कब होने वाला होगा। इन 5 नीड्स को कंप्लीट कर दिया जाए तो बच्चों बन जाता है हमारा क्या चीज, जब बन जाता है हमारी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। क्लियर है बच्चों, चलो भाई अगला क्या करता है, देखो बच्चों, अब हमारे इंसेंटिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला हमारा किया गया है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और दूसरा हमारा किसमें किया गया है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मतलब एक इंसेंटिव वो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं एज अ एम्प्लॉय के रूप में, तो एम्प्लॉयर चाहता है कि हम आपको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, जिसमें क्या क्या चीजें जो पैसे के या जिसको मनी में कन्वर्ट किया जा सके या मनी में उसको
रिकवर किया जा सके। एंड होता है नॉन फाइनेंशियल, जहां पे आपको पैसा तो नहीं देंगे लेकिन पैसे के बदले में आपको कुछ ना कुछ आपको ऐसा डेवलप करके देंगे जो एक तरीके का इंसेंटिव ही होगा, लेकिन वो पैसा नहीं होगा, है ना। तो देखियो पहले क्या कहता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर मॉनेटरी रिवॉर्ड्स ऑफर टू एम्प्लॉयज टू मोटिवेट देम फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने पर, आपके बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है कंपनी। या तो ये आपको तब प्रोवाइड करेगी जब आप अच्छा करके दोगे, या तो ये तब आपको देगी जब आपने अच्छा किया हुआ है। तो दोनों बेसिस पे कंपनी आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, पैसा जहां पे आएगा तो ये बेसिक फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए पहला क्या है, आपको पेमेंट और अलाउंस मिलेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी होगी वैसा आपको क्या होगा, वेज इंसेंटिव मिलेगा। आप एफिशिएंट होंगे तो एफिशिएंट काम मिलेगा, इफेक्टिव होंगे तो इफेक्टिव सैलरी आपको मिलेगी। आपको बोनस मिलेगा, कंपनी के प्रॉफिट में आपको शेयरिंग का हिस्सा मिल जाएगा। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन आपको मिल सकते हैं बच्चों। जैसे आप कंपनी के संग या तो को पार्टनरशिप के रूप में काम कर लीजिए भाई की मिलकर के, या तो स्टॉक ऑप्शन में आपको ये हो जाता है कि भाई ठीक कंपनी मार्केट में शेयर लगाने से पहले अपने वो आप जो अब आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो सबसे पहले वो एम्प्लॉय कोई पहले शेयर मिलेगा, पहले मार्केट में शेयर नहीं जाएगा। तो आपको सस्ते दामों पे, कम दामों पे स्टॉक ऑप्शन आपको मिल सकता है कि आप कंपनी की शेयर परचेस करके रख लीजिए। एंड लास्ट कहता है रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया, पेंशन का पैसा हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पैसे इसमें आते हैं। तो इन तरीके की जो भी इंसेंटिव्स हमारे पास आते हैं बच्चों ने क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई नॉन फाइनेंशियल, अब देखो बच्चों ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, जो एक इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉयज के सोशल एंड आपके साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में। जैसे आपके रिकॉग्निशन, आपके कैरियर एडवांसमेंट के बारे में, जॉब इन्वेस्टमेंट के बारे में। दे आर नॉट पेड इन कैश, आपको कैश में पेमेंट नहीं मिलेगी। एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक प्रमोशंस, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स, ठीक है, जॉब सिक्योरिटीज, एम्प्लॉय इंपावरमेंट एंड एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होती है जो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। क्या हो सकता है भाई, आपके स्टेटस को डेवलप करना, आपके ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स को डेवलप करना, है ना। जैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिस तरीके से काम करना शुरू करेगी तो आपको बेटर एंड सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में आपको रखा जाएगा। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंपनी आपको इस तरीके से ट्रेन करके देगी, फुल्ली स्किल्ड नॉलेजेबल करके देगी कि आपका मार्केट में इन फ्यूचर में एक कैरियर एडवांसमेंट आपके बन जाएगी, अच्छी खासी आप मार्केट में अपने आपको ग्रोथ कर पाओगे। जब आप कंपनी ज्वाइन किए थे तो जीरो थे, अब आप कंपनी के में आप चल रहे हो, 5 साल 10 साल में कंपनी बताया तो अब आप हीरो बन गए। जॉब इनिशमेंट, अब आपको कुछ नए नए टास्क देना, नए नए थोड़ा सा आपके जोन से हट के थोड़ा एक नए नए इफेक्टिवली और एक एफिशिएंट टास्क को देना जो थोड़ा सा हार्ड भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। मतलब आपके सर्वर से निकल के थोड़ा दूसरे सर्वर से कनेक्ट करना और आपको एक नए नए तरीके के टास्क को देना, है ना। क्या बैठे बैठे रहो सर, ऑफिस पे काम हो जाता है, तो कंपनी आपको मार्केट भेज देगी, मार्केटिंग करके आओ। कंपनी कभी आपको सेलिंग डिपार्टमेंट भेज देगी, जाओ थोड़ा सेल करके आओ। कभी आपको कंपनी दूसरे इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करने के आपको वहां भेज दिया जाएगा। तो नए नए टास्क देने का काम जो हो जाएगा आपको जॉब एडजस्टमेंट में आ जाएगा। फिर रिकॉग्निशंस आपको देना, जॉब सिक्योरिटी आपको मिल जानी, है ना। एम्प्लॉय इंपावरमेंट और पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करना एंड फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, भाई आपको जिस तरीके से लगे आप अपने हिसाब से अपने फ्लेक्सिबिलिटी बना लो वर्किंग आवर्स से काम करने की, किस तरीके से आप काम करने में अपने आप को बिल्कुल फिट कर रहे हो। तो ये बच्चों सब इंसेंटिव्स आपको तभी मिलती है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगे कि हाँ हम काम प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं और कंपनी ने क्या किया है, हमें प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया हुआ, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, देन उसके बेसिस पे कंपनी हमें क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है बच्चों, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। क्या कहता है भाई, अब अगला पॉइंट आता है सर लीडरशिप के बारे में। लीडर नाम सुने होंगे, नेता लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस और बाकी इससे कई सारे हमारे प्रधानमंत्री देश में बनते चले गए, आते चले गए। अभी फिलहाल हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तो एक तरीके से लीडरशिप की भूमिका क्या होती है, जो सबको एक साथ लेकर के चले, जो केवल अपनी ना चलाए बल्कि सबको पहले देखे कि सबको भाई क्या चाहिए, सबके हिसाब से जो सबको संतुष्ट, जो सबको सेटिस्फाई करके ले चले, उसका नाम है सर लीडरशिप। लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एक ऐसा बॉस होता है जो आपका बॉस होता तो खाली कहने को है, लेकिन आपका सबसे अच्छा फ्रेंड होता है, जो आपके बताए गए सारे ग्रीवेंसेस को, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और फिर आपको यह भी कहता है कि भाई हाउ टू परफॉर्म वर्क स्मूथली इन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इफेक्टिवली हो चाहे वो एफिशिएंटली हो। तो आइए देखिए क्या कहता है। लीडरशिप एक डिफाइन करता है बच्चों ऐसे प्रोसेस को जो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ पीपल को एट वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, जो विलिंगली या इंथुसियास्टिकली, या तो आप अपने से करोगे या तो आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन तो अवेलेबल होगा ही होगा कि कोई ना कोई मोटिव के जरिए आप काम करना शुरू करोगे। लीडर जो लीडर होता है वो एक इंडिविजुअल हु पोजेसेस द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड गाइड्स देम टू अचीव कॉमन गोल्स। तो जो यहाँ पे लीडर आपका होता है बच्चों, वो एक तरीके से ऐसा इंडिविजुअल बंदा होता है जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपनी एबिलिटी से, ठीक है, और आपको गाइड करेगा कि भाई आप अपने कॉमन गोल को अचीव करो।
देखा होगा हमने बहुत सारे लोगों को जो एक साथ लेके चलते हैं, जैसे ठीक है मोदी जी हैं वो, लेकिन सबसे पहले वो काम करते भले अपने मन का हो, लेकिन सबसे पहले उनका एक अच्छी अंदर खासियत ये बात निकल के आती है कि पहले वो संवाद करते, पहले वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी कम्युनिटी से, अपने देश के लोगों से। मन की बात आप देखे होंगे हर महीने के लास्ट संडे को हमेशा उनका एक मन का एक बात का हमेशा प्रोग्राम आता है, जहां पे वो अपनी कुछ बातें रखते हैं और फिर कभी कभी हम लोगों को जो टास्क भी देते हैं कि आप लोग के पास अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग इस पे क्या राय है, तो आप मुझे ये चीज़ों को मुझे मेल कर दीजिए या मुझे इस लिंक पे आकर अपना आंसर दे दीजिए। तो आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी भी होना, प्लस केवल अपना ही न थोपना। फिर जब देखेंगे नहीं, जब पूरे देश का राय क्यों लिखी है कि भाई इस पे काम करना चाहिए, तो कभी कभी उनके बनाए गए वो डिसीजन भी आपके काम आते हैं। लीडरशिप बच्चों इसी चीज को फोकस करने वाला आगे एक्टिविटी है। अब देखिए हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे जानेंगे। लीडरशिप के पास कई सारे स्टाइल्स होते हैं, लीडरशिप के स्टाइल्स बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे एक रिजिड नेचर का हो गया, जो एक सबको साथ लेके चले उस नेचर का हो गया, जो किसी का न सुने अपना काम करे करता रहे उस तरह नेचर के भी होते हैं। तो देखिए आइए क्या कहता है। पहला बच्चों देखिएगा फीचर्स ऑफ लीडरशिप में क्या होता है, जो सामने वाले के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, हमारे कम्युनिकेशन से, हमारे बोलने से, हमारे कहने, सामने वाला बंदा हमारे ऊपर उसका इफेक्ट पड़े। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना प्रॉपर तरीके से कि हाँ हम आपके बॉस नहीं बल्कि हम आपके इस तरह के फ्रेंड होकर के काम कर रहे हैं, तो ये भी एक लीडरशिप की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। लीडरशिप खाली ये कहना कि मैं तुम लोग का नेता हूं, नहीं, नेता हो लेकिन तुम उन लोगों की वजह से ही तो लीडर बने होगे ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो आप भी कंपनी का एक सबसे बड़ा काम यही होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन अंदर किस तरीके से कैसे लोगों को इंपॉर्टेंट तरीके से कवर करते हैं। गोल अचीवमेंट करने वाला होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारी होगी, एंड ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर। आपके बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस लेकर के आने वाला बंदा होगा उसका नाम होता है लीडर का नाम। ठीक है भाई, आइए देखिए ऑटोक्रेटिक नाम आपने देखा होगा, ये तरीके से इनका हाथ उठ गया हुआ है। अब ये भाई साहब खाली कहने का मतलब इनका होगा सर कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है, जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे, इसके अलावा तुमने अपने मन की तो फिर मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, फिर दुनिया भर की तमाम चीजें आ जाएंगी। तो पहला जो स्टाइल होता है हमारा वो ऑटोक्रेटिक बच्चे बोलते हैं, या उसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथॉरिटेटिव, या तो बोलेंगे ऑटोक्रेटिक। इस स्टाइल में क्या होता है बच्चों के, द लीडर सेंट्रलाइज होता है, सारे डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में होते हैं, एक्सरसाइज करता है फुल कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स पे, जहां पे वो सबऑर्डिनेट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से क्या करता है, अपना फुल कंट्रोल बना कर रखता है। इसमें क्या होता है कि लीडर मेक्स ऑल डिसीजन, जहां पे लीडर होता है सारे डिसीजन खुद लेता है, अलोंग विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट, यहां बिना किसी सबऑर्डिनेट से कंसल्ट किए बिना वो अपने सारे डिसीजन लेगा। यहाँ पे आपका जो बॉस होगा वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, आपसे कोई मीटिंग अटेंड नहीं कराएगा, उसको जो अपने मन में बात आएगी दिल के काम वही करेगा। हिटलर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अपना करना, आप अपने अलावा किसी के न सुनना, ये सारा काम यहाँ पे तरीके से हो गए। आपने देखा अभी नॉर्थ कोरिया के भी जो एक वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है, तो उनका भी काम किम जोंग उंग जो है, तो बेसिकली उनका भी क्या है, वो भी अपना ही खाली करता, किसी से ना कोई राय मशविरा कुछ नहीं। इनको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। आप इन विद इन छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हो कि ऑटोक्रेटिक का मतलब हो गया सर जो एक अथॉरिटेटिव, मतलब कि बस कोई मेरे पास सारी पावर रहेगी, जो मैं चाहूंगा वही होगा, मेरे अलावा कोई दूसरा कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, तो जो मैं चाहूंगा बस उसी काम को कंसर्न करना होगा। तो क्या लिखा होता है बच्चों कि ऑर्डर्स आर गिवन एंड मस्ट बी ओबेड विदाउट क्वेश्चन। तो इनका मेन सबसे बड़ा फंडा ये होता है, इनकी विशेषता होती है कि ये ऑर्डर्स देंगे, आर मस्ट बी ओबेड, और ये बात की एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे कि सामने वाला बंदा मेरे दिए गए ऑर्डर को ओबे करे, माने, विदाउट किसी क्वेश्चन करते हुए। सर किंतु परंतु हमें ना चाहिए भैया ना, मैंने कह दिया कि हमें करके दो तो बस हमें करके दो, है ना। लिखा हुआ है कम्युनिकेशन में बच्चा वन वे होता है, इसमें कोई लीडर टू सबऑर्डिनेट की बात निकल के आएगी, इसमें सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स होते हैं, पनिशमेंट भी होगा, मोटिवेट आपको परफॉर्मेंस भी की जाएगी, और फिर रिलाइंग और निगेटिव मोटिवेशनल टूल्स भी इसमें थ्रेट्स ऑफ पेनल्टीज के रूप में भी काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव इन इमरजेंसी, ये बेसिकली ऐसे स्टाइल कब काम आते हैं, जैसे अगर आपके कभी किसी देश में या आपके किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई क्राइसिस सिचुएशन हमारे पास आ जाए, ठीक है, कोई डीलिंग विद इनएक्सपीरियंस टीम मेंबर, कोई हमारे पास कंपनी बिल्कुल अभी इनएक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस नाम की चीज नहीं है, तो भाई उसके ऊपर हम डेमोक्रेटिक करके क्या करेंगे, तो ऑटोक्रेटिक ही करेंगे ना। तो कुछ नेचर बच्चे होंगे हमारे, या तो इमरजेंसी के टाइमिंग में, क्राइसिस सिचुएशंस के बारे में, ठीक है, या तो जो हमारे पास इनएक्सपीरियंस जो टीम मेंबर होगा हम उसके संग अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर मुझे वहां पे ऑटोक्रेटिक नेचर को ही फॉलो करना होगा। तो ये सबसे बड़ी, ये बहुत खराब नहीं होता, अच्छा ही होता है। बस बेस्ट एग्जाम्पल से क्या होते हैं बेसिकली कि ये एक अपने नेचर के होते हैं, सारे सारे राइट्स पावर सेंट्रलाइज बिल्कुल इनके पास होती है। चलो भाई अगला क्या होता है, इनके मेरिट समझिएगा। अब अपना पावर लेना होगा तो डिसीजन भी क्विक करेंगे, स्ट्रक्चर इनका क्लियर होता है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, एफिशिएंसी इनकी इंक्रीज होती रहती है कि भाई क्या करना, सामने वाले ने बंदे मुझे टास्क दिया, उस टास्क के ऊपर मुझे परफॉर्म करना है, तो भाई मैं वैसा ही आपको टास्क दूंगा जैसा कि मुझे पता तो है कि आप कौन कौन से काम को किस तरीके से कवर कर सकते हो। डिमेरिट्स क्या होते हैं, इंप्लॉय की बात सुनी नहीं जाती तो इंप्लॉय का मॉरल डाउन हो जाता है।
शिफ्टेड होते हैं, इनके शिफ्टेड जो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन प्रॉपर तरीके से क्या होता है मार्केट में नहीं आ पाते, ठीक है, क्योंकि भाई हम तो सामने वाले से कोई राय मशवरा ले भी नहीं रहे हैं, तो एम्प्लॉय का वैसे भी जो क्रिएटिविटी और जो इनोवेशन है वो चीज़ डेवलप होकर नहीं आ पाती हैं। लैक ऑफ फ्यूचर लीडर डेवलपमेंट, तो इसमें क्या होगा कि आपके फ्यूचर लीडर डेवलपमेंट होने की, जो आप फ्यूचर में आप लीडर बनना चाह रहे थे, आप इस स्टाइल के अकॉर्डिंग तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप तो एम्प्लॉई हैं और आपको अपने मन का कुछ करना भी नहीं है, जो करेगा आपका बॉस ही करेगा, जो बोलेगा बॉस ही बोलेगा। एंड डिपेंडेंस ऑन द लीडर, और हमेशा किस पे डिपेंड होना होता है, अपने लीडर के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये लीडर का थोड़ा सा गुस्सा वाला नेचर होता है ना, जो मैंने कह दिया वही करोगे, मेरे अलावा कहीं और चलेगे तो बस बराबर कर देंगे। चलो भाई, अगला क्या कहता है, डेमोक्रेटिक, सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, है ना। फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात फिर बता दे रहा हूं एग्जांपल के रूप में कि डेमोक्रेटिक मतलब क्या हो गया बच्चों, जो सबको साथ में लेकर चले। हमारे देश में जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो सबको वोटिंग करने का अधिकार मिलता है ना, हम लोग वोट करते हैं तब जाकर किसी पार्टी की किसी देश में सरकार बनती है, पॉसिबल ही होता है। तो वैसे ही होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, यहाँ पे क्या होता है कि टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जाएंगी, इनकरेज किया जाएगा, जहाँ पे अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने सजेशन को आप शेयर कर सकते हो, आपकी बातों को माना जाएगा, रखा जाएगा। यहाँ पे क्या होंगे, लीडर कंसल्ट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट से बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो डिसीजन बनाने से पहले बिल्कुल उसका उल्टा, है ना, डिसीजन बनाने से पहले सबऑर्डिनेट क्या देंगे। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता था, ऑटोक्रेटिक वाले में वन वे होता था बच्चों, ठीक है। वैल्यूज, ह्यूमन रिलेशंस को स्टैब्लिश करना, बिल्ड करना आपको सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट को लेकर के, तो इसमें क्या होती है, कोऑपरेशन आपकी लॉयल्टी होगी, हाई मॉरल आपकी बनेंगे, इनिशिएटिव्स बनेंगे। सुटेबिलिटी क्या होगी, वहां पे वर्क वेल्स व्हेन द लीडर वांट्स टू लीड एज अ cohesive team and needs creativity solutions when team members are skilled and motivated। तो भाई जहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसे मेंबर्स होंगे जो एक्सपीरियंस मेंबर्स भी होंगे, है ना, बहुत सा टाइम हो गया हमारे कंपनी से एक्सपेंड किए हुए, फिर उनके आइडियाज, उनके व्यूज को, उनकी वैल्यू को सुनना समझना, फिर किसी डिसीजन मेकिंग प्लान को बनाना। तो ये जो लीडर हमारा होता है वो बिल्कुल सबको एक साथ लेकर के चलता है। आप देख रहे होंगे सब लोग एक साथ चला, एक साथ आगे बढ़ा, है ना। इस स्टाइल को बच्चों बोलते हैं हम लोग एज ए डेमोक्रेटिक स्टाइल, या तो हमारे पार्टिसिपेटिव स्टाइल बोलेंगे। अगला क्या कहता है बच्चों, इसके भी एडवांटेज देख लीजिए। पहला कहता है भाई इंक्रीज करेगा। आप सोचो कि पहले वाले में क्या था कि आपकी मॉरल डाउन हो रही थी, इसमें देखिए आपका मॉरल इंक्रीज होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपके डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी, आप में कॉन्फ्लिक्शंस बिल्कुल कम हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, हायर रेंज की बनेगी। डेवलपमेंट ऑफ जो सबऑर्डिनेट्स क्या होगा, वो ऑलरेडी आपका डेवलप होगा। रीजन क्या है भाई, आपसे कम्युनिकेट किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बनाने से पहले आपके आइडियाज, आपके व्यूज, आपके शेयर पॉइंट्स को लिया जा रहा है, समझा जा रहा है। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी इंपावरमेंटी, हर चीजों को प्रॉपर डेवलप करना, समझना, सीखना, सारा का सारा काम आपके इस एडवांटेज वाली कैटेगरी में आता है। डिसएडवांटेज में क्या होता है, अब होता है कि भाई सबसे आप पूछोगे, सबसे कहोगे तो टाइम कंज्यूम होगा। अकाउंटेबिलिटी इश्यूज, कौन किसको, हम भाई हमने एक टास्क तुमको दिया था, तुम बताओ तुमने क्या कहा था, नहीं तुम बताओ, तो एक दूसरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी में इशू आ जाती है कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अपने बात को लेकर जवाबदेही के लिए। कैपेबल सबऑर्डिनेट्स में प्रॉपर होनी चाहिए। पोटेंशियल डिसएग्रीमेंट्स इसमें ज्यादा हो जाते हैं। रिस्क ऑफ लीडर बर्नआउट, इसमें ऑलरेडी क्या एक दूसरे से जलन वाली भावना भी आ जाती है, अच्छा देखो उससे ज्यादा सर इन्वॉल्व है, हमारे से बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। तो कभी कभी कुछ ये सब चीजें भी थोड़ा सा एक फीलिंग इसमें डेवलप हो जाती है। कोई भी 100% सही नहीं होता, कुछ ना कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ ना कुछ चीजें डाउन हो जाती हैं। आगे क्या कहता है भाई, लास्ट मेथड होता है फ्री रेन और एज अ लेसेज फेयर लीडरशिप। ये क्या कहता है कि इस स्टाइल में द लीडर जो होता है वो गिव एक कंप्लीट फ्रीडम देता है, एक अथॉरिटी देता है किसको, टू द सबऑर्डिनेट्स के लिए, जहां पे डिसीजन बनाए जाते हैं और अपने टास्क को कैरी आउट किया जाता है। तो देखो बच्चों, द लीडर होता है वो हैंड्स ऑफ टाइप हु अवॉइड्स माइक्रो मैनेजमेंट एंड डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ग्रुप। ये ना तो ऑटोक्रेटिक होते हैं, ना तो ये आपके क्या बोलते हैं पार्टिसिपेटिव होते हैं। ये ऑटोक्रेटिक नहीं होते, डेमोक्रेटिक नहीं होते, ये होते हैं बिल्कुल फ्री रेन वाले भाई, कि जो मन आया जैसे आया, जिसके मन में जो आ रहा है उस अपने तरीके से वर्क को, अपने स्टाइल को काम करना शुरू कर रहा है। ना कोई बहुत ज्यादा एम्प्लॉयर कैसे बहुत ज्यादा कोई रोल फिक्स नहीं होता, कोई किसी का बॉस है नहीं है, ये बिल्कुल एक तरीके फ्री रेन कहानी है। कोई किसी को भी कम्युनिकेट कर रहा है, कोई किसी से भी इंस्ट्रक्शन ले रहा है, कोई किसी को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, मैनेजिंग कर रहा है, कंसल्टिंग कर रहा है, गाइडिंग कर रहा है, मोटिवेटिंग कर रहा है, सारा काम एक जगह पे यहाँ पे कंसिडर हो जाता है। तो बच्चों देखो, ये उनके लिए अवेलेबल होता है जो हाईली स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड टीम्स खुद चला रहे होते हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज वाले बंदे हो गए, ये कभी किसी को नहीं पूछेंगे, क्रिएटिव फील्ड्स में काम करने वाले बंदे हो गए। तो ये क्या होता है कि ये जो लीडरशिप इसमें जो स्टाइल होती है ये फ्री रेन वाली होती है। हम किसी को पसंद नापसंद की बात नहीं है, बस हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, भाई तुम्हें जो मन में आया तुम वो करो, मुझे मन जो आया वो करूं। क्यों? क्योंकि हम हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं। ये बेसिकली ये लीडरशिप स्टाइल जो होती है वो हमेशा किसके लिए होती है, जो हाईली मोटिवेट, जो अपने हाईली जो क्या बोलते हैं स्किल्ड बंदे हो गए, एक्सपीरियंस बंदे हो गए, ये उनके लिए काम आता है। सबके थोड़ी ना किसी मन में अपने आप आ जाएगा। कोई बंदा इन एक्सपीरियंस है, उससे बोलो अपने मन से काम करो, वो आएगा मोबाइल चलाएगा आगे चला जाएगा,
कुछ हुआ नहीं हो पाएगा ना। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे निकल के आएगी? तो ये पॉसिबिलिटी बच्चों निकल के आएगी फ्री रेन, या उसको लेसेज फेयर लीडरशिप कहेंगे कि अपने मन से आओ भैया, अपने मन से काम करो। लेकिन ये बेसिकली सुटेबल किसके लिए? हाईली स्किल्ड और हाईली एक्सपीरियंस और सेल्फ मोटिवेटेड बंदों के लिए है। क्लियर बात बच्चों? चलो भाई, इसके भी कुछ एडवांटेज देख लो। इसमें क्या होता है? सबसे पहली बात इंकरेज होती है कि आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, इनोवेशन डेवलप होता है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आपकी मॉरल डेवलप होगी, अपने मन से आप काम करते हो, बोलते हो, कहते हो, है ना। आपका पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, आपको एक फास्टर डिसीजन मेकिंग क्योंकि मुझे किसी से कोई राय मशविरा नहीं लेनी है, मुझे अपने तरीके से काम करना होगा। तो यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देती है बिना एनी टाइप ऑफ कंसल्टेंट। तो इनमें क्या होता है? आपके डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई अगर कोई आपका गुरु ही ना हो, किसी शिष्य का, किसी भी स्टूडेंट का कोई टीचर ही ना हो, तो ऑलरेडी क्या होगा? वो डायरेक्शन से भटक जाएगा ना। तो लैक ऑफ डायरेक्शन, काम तो करेगा, अपने मन का ही करेगा, लेकिन डायरेक्शन से वो भटक जाएगा, है ना। तो क्लैरिटी नहीं रहेगी, प्लस लो प्रोडक्टिविटी हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी इशू तो आना ही आना है भाई। जब कोई किसी से राय ले नहीं रहा है तो वो अकाउंटेबल किसके लिए होगा? वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। नॉट सुटेबल फॉर ऑल टीम्स, ये सारे टीम्स के लिए सुटेबल नहीं होता, बल्कि हाईली स्किल्ड, हाईली एक्सपीरियंस सेल्फ टीम मेंबर्स वालों के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड लीडर में सीम ऐसा डिसंगेज, और लीडर ऑलरेडी क्या होते हैं? प्रॉपर तरीके से वो डिसंगेज होते हैं, हर अदर एक्टिविटीज में बिलोंग करते हैं, काम करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो बच्चों होगा आपके इसी एक्टिविटीज के अंदर में रिफॉर्म्स किए जाते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं सर अपने मेन अगले टॉपिक पे। इसका नाम क्या होगा? कम्युनिकेशन। भाई देखो, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे आज के लाइफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हर दुनिया के जितने भी सारे लोग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उस जुड़ने का मेन सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कम्युनिकेशन। चाहे हम किसी को लिख के बात करें, किसी से ओरली बात करें, किसी से मिल के बात करें, चाहे वो एक अपने गेस्चर, अपने GIF से, अपने कुछ इमेजेस के जरिए बात कर लें, इमोजेस के जरिए बात करते हैं, लेकिन बात तो करते ही हैं। तो कम्युनिकेशन भी करने का हमारा कुछ जरिया ऐसा ही होता है। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन बच्चों डिफाइन करता है प्रोसेस ऑफ जहाँ पे अपने आप आइडियाज़ को अपने एक्सचेंज करते हो, व्यूज़ को, फैक्ट को, फीलिंग को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो बिटवीन 2 और मोर पर्सन, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में आप क्या करते हो? प्रॉपर तरीके से आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के संग में एक दूसरे के संग अपनी बातें शेयर करते हो। सो एक फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है, जहाँ पे इसेंशियल फॉर, जहाँ पे गाइडेंस भी होती है, मोटिवेशन भी होता है, इंस्ट्रक्शन भी होता है एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। तो जो आपके कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है वो हमेशा वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वो आपसे जानना चाहता है भाई कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, तुम कहाँ पे काम कर रहे हो, कहाँ। तो मुझे लगेगा कि भाई एज ए एम्प्लॉयर कि तुम्हें एज ए एम्प्लॉय को हम अपने मोटिवेट करें, गाइडेंस दें, है ना, इनको डेवलप करें। तो एक जो कॉमन मीन्स होता है वे ऑफ ट्रांसमिशन का, कुछ आइडिया देखिए क्या लिखा है। पहला तो 4 तरीके से बेसिकली बच्चों लोग काम करते हैं। पहला स्पोकन, बोल करके, रिटर्न लिख करके, डायग्राम्स, पिक्चर्स या ग्राफिक्स के जरिए, या तो फिर गेस्चर्स के जरिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो हमारी गेस्चर से सामने वाला बंदा समझ जाएगा। इशारों में आगे दिखा दिया भाई, ठीक है, सामने वाले बंदों को समझना है, लेकिन जिससे मुझे गेस्चर करनी है तो ऑलरेडी वो बंदा तो समझ गया ना। तो ये भी तो कम्युनिकेशन का ही पार्ट हुआ। चलिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस देखिए बच्चों क्या होता है इसके एलिमेंट्स में। पहला क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होती है एक सीरीज होती है जो बिगिन करती है सेंडर और रिसीवर से खत्म होती है, फीडबैक के संग खत्म होती है, जहां इसमें आप लोग इनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करते हैं। आप चैनल को यूज करते हैं, ट्रांसमिशन आप कौन सा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर काम करेंगे, है ना। फिर उसके बाद सेंडर होगा, इंटरप्रेट करेगा, फिर आपके फीडबैक आपको देगा। ये सारा का सारे जो प्रोसेस वो डायनेमिक होता है, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई, कभी कभी उसमें कुछ नॉइजेस आ सकते हैं, है ना, बैरियर्स आ सकते हैं, या कुछ डिस्टर्ब कम्युनिकेशन को भी डेवलप किया जा सकता है। चलो भाई आगे क्या करता है देखो बच्चों। सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फिर नॉइस तो आपका रहेगा और फीडबैक तो आपके पास सही है। तो पहला क्या करता है भाई, समझ लीजिए फटाक से बच्चों, इसको एक बार में लिखा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में पहला होता है सेंडर। सेंडर कौन हो गया बच्चों? जो आप जिसके पास आइडिया है, व्यू है, और वो अपनी बातें आपके संग शेयर करना चाहता है ना। तो द पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन एंड हैज द एन आइडिया और मैसेज टू कन्वे करना। फिर मैसेज, वो कौन सा मैसेज में क्या आप क्या बोलोगे, आइडिया दोगे, अपने फीलिंग दोगे, नोटिस दोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, वो मैसेज होता है। मैसेज पर क्या करता है, आप इनकोडिंग करोगे। सेंडर क्या करता है, अपने आइडिया, अपने मैसेज को अपने सिंबल्स के संग, अपने वर्ड्स के संग, अपने गेस्चर और पिक्चर के संग वो सामने वाले को भेजता है। इसको बोलते हैं इनकोडिंग करना। अब मीडिया चैनल, किसके मीडिया चैनल भेज रहे हो? अब भेजो तो मोबाइल फोन के जरिए भेजोगे, या तो ऑलरेडी मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए आप बात करते हो, तो या फोन लेटर, या तो लेटर के माध्यम से आप बात कर सकते हो, मेल के जरिए बात कर सकते हो। वो मीडिया चैनल आपको बताएगा क्या करना है। देन फिर डिकोडिंग। अब जब रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचे तो रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। डिकोड क्या हुआ, आपके भेजे गए सिंबल्स, ग्राफिक्स, GIFs को हम अपने भाषा में या अपनी लैंग्वेज से, अपने स्किल से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, उस मैसेज को समझने की, इंटरप्रेट करने के लिए। डिकोडिंग करेंगे तो क्या होगा, रिसीवर के पास आएगी वही बंदा जिसके पास मैसेज पहुंचा हुआ है, जो मस्ट इंटरप्रेट इट करेगा। एंड लास्ट में आपको वो फीडबैक देगा। सबसे बेस्ट ऑफ फीडबैक हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का है HMMM,
बहुत गुस्सा है तो HM, नहीं गुस्सा है तो भाई कुछ बोलना ही नहीं है, चलो कहानी आगे खत्म करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट फीडबैक क्या है? डन, अंगूठा दिखा देंगे, काम खत्म भाई, चलो हो गया। तो रिसीवर से रिस्पॉन्स करता है अपने इंडिकेटर्स के संग में, जहां पे वो अपने मैसेज को बताएगा कि हाँ हमने आपके मैसेज को करेक्टली समझ लिया। अब अपने कम्युनिकेशन लूप हमारा क्या होगा यहाँ पे? कंप्लीट, कहानी खत्म। अब इसके अंदर बच्चों एक कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं? नॉइज, कई तरीके के कुछ उसमें बैरियर्स आ सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के जरिए में, सच एज अ फोन कनेक्शन या डिस्ट्रैक्टिंग इन्वायरमेंट, कभी कभी इन्वायरमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, कम्युनिकेशन गैपिंग आ सकती है, नेटवर्क का थोड़ा सा छोड़ देना कभी कभी, या पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा होना। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते। आगे बढ़े बच्चों, चलो भाई क्या कहता है, देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके से कम्युनिकेशन हमारे पास स्टैब्लिश किए गए हैं। देखो बच्चों, फॉर्मल मतलब समझ गए होंगे जहां पे कंपनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिस्टम होगा, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करके रखा गया होगा, जहां पे आप अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। एक स्ट्रिक्ट एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपके पास होता है, जहां आप अपने ऑर्डर्स को, रिपोर्ट्स को आप कवर करोगे। एक प्रॉपर तरीके से मीटिंग होगी, यहाँ पे रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, जहां पे आप अनएथिकल बिहेवियर को डेवलप नहीं कर सकते, है ना। तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा कि डेलिब्रेट प्रोसेस होगा, कंट्रोल प्रोसेस होगा, जैसे इसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन आएंगे। जैसे गोल ओरिएंटेड होगा, सिस्टमैटिकली होगा, मतलब गोल ओरिएंटेड नेचर का होता है, सिस्टमैटिकली नेचर का होगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्लियर होंगी, इम्पर्सन्स होंगे, और डिले इन इन्फॉर्मेशन में सबसे बड़ा फीचर ये आता है कि इन्फॉर्मेशन में डिले हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमको एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है, और जहाँ पे स्केलर चेन फॉलो करना पड़ेगा वहाँ पे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना, क्योंकि डिले होगा ना भाई। मैं अपने बॉस को, फिर वो अपने बॉस को, फिर वो अपने बॉस को, तो लगातार ये कहानी चलती ही चलती रहेगी, है ना। देखो बच्चों, कम्युनिकेशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, और एक चीज हमेशा बांध के रखना। क्या बांध के रखोगे? कि अब देखो आपका एग्जाम्स आ रहे हैं ना, आपके एग्जाम्स बिल्कुल आपके नज़दीक हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। तो इस एग्जाम्स के जरिए भी आप थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करो, आगे बढ़ो, चलते रहो, चलते रहेंगे। क्या लिखा बोले? फीचर समझिएगा। फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है? सेम बच्चों वही चीज़ है, गोल ओरिएंटेड है, सिस्टमैटिकली है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इम्पर्सन चलेंगे और डिले इन इन्फॉर्मेशन चलेंगे। हम बात कर रहे थे कि आपके एग्जामिनेशन को लेकर के, कि अब आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अब वो घड़ी बिल्कुल आ गई है जो आपके पास है। अगर अभी आपका मॉरल डाउन होते चला जा रहा है तो उस मॉरल को थोड़ा सा बचा के रखिए। मॉरल को बचा के क्यों रखना है? क्योंकि सबसे पहली बात बच्चों, दुनिया पे भरोसा रखो चाहे मत रखो, लेकिन पहले खुद पे भरोसा रखो। खुद पे भरोसा रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो जंग अपने से जीत गए ना, अगर आपको अपने पे भरोसा होगा कि नहीं मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर सकता हूं, तो बच्चों याद रखिएगा, आप कम से कम अपने 90% जीत के हकदार आप खुद स्वयं खुद हो जाएंगे। पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? एक साहित्य की बात एक छोटी सी याद आ गई, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा आप भी इसमें समझिएगा। और बहुत एक मोटिवेटेड कविता भी है, मोटिवेटेड साहित्य भी है, समझिएगा। एक इसका टॉपिक है खुद पे भरोसा रख। देख बच्चों, तू अकेला नहीं है इस राह में, तेरे साथ तेरा विश्वास खड़ा है। तू अकेला नहीं है इस राह में, तेरे साथ तेरा विश्वास खड़ा है। जो सपने आंखों में बसते हैं उन्हीं से तेरा भविष्य बड़ा है। थक जाएगा तो रुक जाना, पर लौट कर मत जाना कभी। एक दिन मेहनत बोलेगी खुद, देख तू हारा नहीं कभी। और चलते रह, गिरते रह, सीखते रह, यही जीत की पहचान है। क्या? चलते रह, गिरते रह, सीखते रह, यही तेरी जीत की पहचान है। जो खुद से लड़कर जीत जाए, वास्तव में वही एक सच्चा महान है। तो बच्चों, एग्जाम आपका बिल्कुल नजदीक आ गया, पहले खुद पे भरोसा रखिए, और आप खुद पे भरोसा रखेंगे, विश्वास मानिए, जीत जैसे धर्म की होती है वैसे भी जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप भी धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, पढ़ाई के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए जीत हमेशा आपकी होगी। लेकिन शर्त क्या है? कि आप भरोसा खुद पे रखिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन को बच्चों इस कुछ कैटेगरी बांटा गया है, जैसे वर्टिकल कम्युनिकेशन और आपके। तो वर्टिकल बच्चों देखिए दो तरीके से कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो सुपीरियर होता है वो अपने ऑर्डर कन्वे करता है किसके पास? देखो हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में सुपीरियर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अपने एम्प्लॉय के संग शेयर करता है, और अपवर्ड वाले में क्या होता है कि भाई हमारे पास कोई आइडिया व्यू है तो हम अपनी बातें किसके संग शेयर करने वाले हैं? एज ए सुपीरियर के संग में, तो इसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा? एम्प्लॉय डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू एम्प्लॉयर। और अपने डाउनलोड वाले में क्या होगा? जहां पे हमको आइडिया, हमको प्लान के बारे में बताएगा, ऑर्डर्स देगा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये कौन हो गया? हमारा बॉस हो गया। तो जो बॉस अगर हमें डायरेक्शन देगा तो क्या हो जाएगा?
डाउनवर्ड। हम अगर बॉस को कोई सजेशन कोई आइडिया व्यू देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अपवर्ड कहलाएगा। चलो भाई, हॉरिजॉन्टल क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी क्या कहता है सर कि देखिएगा, ये कम्युनिकेशन है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स एट द सेम हायरार्किकल लेवल, एक लेवल का। जैसे मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ये जो तीनों मैनेजर हैं तो तीनों एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? ये आपका हो गया एक तरीके से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये सब के सब इंप्लॉय हैं, तो आपका इंप्लॉय नहीं मतलब हाँ, बीडीओ हो गया, कैशियर हो गया, ऑफिसर, सब एक रैंक के ऑफिसर हो गए, तो एक सेम लेवल वाले बंदे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा? हमारा हॉरिजॉन्टल वाले में आ जाएगा। अब आइए बच्चों इनफॉर्मल वाले में। इनफॉर्मल में क्या कहता है? इनफॉर्मल नाम समझ गए होंगे, जैसे इनफॉर्मल लेटर्स हमारे पास होते हैं वैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है, जहां पे अनऑफिशियल अनएथिकल बातें तो होंगी, स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होंगे, जो फ्लो करेगा आपके सोशल रिलेशनशिप को ज्यादा स्टिल करेगा। इसको बच्चों हम लोग ऐसा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नाम जानते हैं। वो देखा होगा ना, ग्रेप वाइन, अंगूरी की जो अंगूरी, इसको अंगूरी लता कहते हैं। अब अपने अंगूर के गुच्छे को देखा होगा, वो सब एक दूसरे सटे होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो जो अंगूर होगा वो किस जड़ से या किस अपने डाल से वो चिपका हुआ है ना। तो एक तरीके से ऑलरेडी क्या होता है, इसको जो कहा जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जहां पे आप एक अनऑफिशियल बातें करते हो, ऑफिशियल बातें आप यहां पे नहीं करते हो। इन शॉर्ट समझ लो कि एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जहां समटाइम भी इसको डिस्टोर्टेड किया जाता है, रूमर्स इसमें बहुत ज्यादा फैलते भी हैं, क्योंकि भाई देखो जो चीजें आपको दिखने में बहुत ज्यादा आसान लगेंगी वो चीजें आपके लिए उतनी ज्यादा ही खतरनाक भी होंगी, है ना। तो इसमें कैजुअल कन्वर्सेशंस होते हैं, जिससे कॉफी ब्रेक्स पे आप लंच पे बात कर सकते हो, इंस्टेंट मैसेजिंग बिटवीन कलीग्स के बीच में होते हैं, आपने आइडियाज शेयर कर पाते हो एक प्रॉपर तरीके से, है ना। हॉलवे डिस्कशन कर सकते हो, नेटवर्किंग सोशल इवेंट्स पे आप कॉन्फ्रेंस में बातें कर सकते हो, अपने पर्सनल जो आपके जो एनिक्डोट्स होंगे या जो लाइट गॉसिप्स होंगे वो आप बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, फोन चैटिंग एवरीथिंग कुछ भी जरिए, ये सब आपका सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होगा, जो ऑफिस का ही मैटर्स होते हैं, लेकिन ये अनऑफिशियल तरीके से काम करते हैं और अनऑफिशियल तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। तो यार बॉस आपका दोस्त बन के रहेगा, न कि आपका बॉस बन के रहता है। तो एक तरीके से ये कम्युनिकेशन में थोड़ी सी अच्छी खासी एडवांटेजेस आ जाती हैं। तो देखिए अब क्या है कि हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ फीचर्स के बारे में समझ लें। पहला लिखा है सर फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। सबसे पहला काम क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हो, कंपनी के रूल्स पॉलिसी प्रोसीजर ये वो सब फॉलो करना पड़ता होगा, तो बहुत ज्यादा वहाँ पे कुछ सोशल गॉसिप या अपना कुछ फ्रेंडशिप या कंपेनियनशिप का वहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। फास्ट कम्युनिकेशन होती है आपके लिए। हाँ इसमें चीज है, र्यूमर्स जरूर फैलेंगे, र्यूमर्स फैलने के चांसेस दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। बेसिकली लोग र्यूमर्स का नाम मतलब निगेटिव एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा रखते हैं कि फलाने वाले का फलाने से ज्यादा बात चल रहा है, तो हमको लग रहा है कुछ बात ऐसी निकल के आएंगी, तो वो थोड़ा र्यूमर्स ज्यादा फैल जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज भी है, गेट डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब हम इनफॉर्मल में है तो क्या करेंगे, सामने वाले बंदे को इस तरीके से बात बताएंगे, भाई देखो ये किसी और को बताना मत, ये हमारे तुम्हारे बीच की बात होगी, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लीक होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है बच्चों, वो एक्सेस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्या है देखिएगा, इसमें कुछ बैरियर बच्चों चार तरीके से आते हैं। पहला सेमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स। बैरियर्स किसे कहते हैं कि जब हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन करने के दौरान में हमारे और आपके बीच में कुछ ना कुछ बैरियर्स आ सकते हैं। वो बैरियर्स कई तरीके के होते हैं, तो आइए वन बाय वन थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि प्रॉपर कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाता भाई, तो आइए देख लेते हैं। पहला सेमेंटिक बैरियर बच्चों, इसमें जहां प्रॉब्लम्स आती हैं, इंपेडिमेंट्स आते हैं, जहां पे हम मैसेज को इनकोड करने में या डिकोड करने के समय, हम जब इनकोडिंग करते हैं तो भाई ठीक है, लेकिन सामने वाला बंदा उसको डिकोड करेगा अपने तरीके, तो अपने लैंग्वेज में मतलब उसका गलत निकाल लेगा, है ना, या सब मतलब कुछ और भी निकाल सकता है। तो इस तरीके के अगर कोई बैरियर्स हमारे सामने स्टैब्लिश होते हैं उसे कहा जाता है एज अ सेमेंटिक बैरियर्स। पहला क्या बच्चों कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सबसे पहले मैसेज क्या होता है कि लैक, इसमें क्लैरिटी नहीं होती, प्रिसीजन है ड्यू टू द पुअर वोकैबुलरी हम लोग यूज करते हैं, या कभी कभी रॉन्ग वर्ड्स यूज हो सकते हैं हम लोग से, तो ओमिशन हो सकते हैं ऑफ नीडेड वर्ड्स, जो वर्ड हमें चाहिए वो वर्ड हम लिख ही नहीं रहे। तो सबसे पहला वर्ड क्या हो गया हमारा, बैडली एक्सप्रेस मैसेज हो गया। इस सब चीजों के बारे में बच्चों हम लोग की वीडियो ऑलरेडी इसके पार्ट वाइज पार्ट हम लोग पर पड़ी हुई है, आप उसको जाके अच्छे से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब हमने क्या किया, इफेक्ट के बारे में बात की, सामने बंदे ने इफेक्ट समझ लिया, मैंने आइडल के बारे में बात की थी, उसने हमने आइडल समझ लिया, है ना। तो कभी कभी क्या होती है, कुछ कम्युनिकेशन ऐसे तरीके से भी होती है कि बात हम किसी और चीज की कर रहे हैं, लेकिन सामने बंदा उसको अपने तरीके से मतलब उसका कुछ और निकाल ले रहा है। तो इस तरीके के जो भी बैरियर्स एस्टैब्लिश होंगे उसको सेमेंटिक बैरियर्स में रखेंगे। फॉल्टी ट्रांसलेशन ज्यादा होते हैं बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि पीपल इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन हैव डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे प्रोफिशिएंसी का यूज करता है, तो द मैसेज मे बी मिस इंटरप्रिटेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करने के दौरान में कभी कभी तो भाई डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करोगे, मुझे उसका मतलब नहीं पता, तो भाई मैं उसका मतलब कुछ और ही समझ लूंगा ना। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस होते हैं, अभी तक
लिखा ना, मिसअंडरस्टैंडिंग कैन ऑक्योर इफ द सेंडर मेक्स assumptions अबाउट द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज विदाउट क्लैरिफिकेशन। अब वो मैसेज भेजने के पहले ही मैंने सामने वाले बंदे का मतलब समझ लिया, अच्छा अच्छा तुम तो यही तो कहना चाह रहे थे, मैं तुम्हारी बात समझ लिया, लेकिन एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा था ये तो बात तब पता लगती जब वो मैसेज कॉन्वे करता। मैसेज उसने कॉन्वे किया नहीं और मैंने उसकी बात को पहले समझ लिया, ये थोड़ी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगला है टेक्निकल जार्गन। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने समझा होगा ना, हम लिखे कि भाई हमारी कंपनी की जो EBIT है वो 28 लाख रुपीस है। अब भाई अब कितने समझे EBIT ये क्या होता है भाई, तो EBIT का मतलब भाई बच्चों जो कॉमर्स वाला वो समझ जाएगा क्या, कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, या तो NPBT नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम लोग वो भी समझते हैं। तो ये क्या होता है, इन चीजों को भी प्रॉपर क्या रखा जाता है बच्चों की टेक्निकल जार्गन, जहां पे हम टेक्निकल वर्ड का यूज करते हैं। एक हो गया कि बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर। अब आप कॉमेडी कर रहे हो लेकिन चेहरे से सीरियस हो, है ना, आप रोना चाह रहे हो लेकिन आप हंस रहे हो, तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका जो गेस्चर होता है वो आपसे मैच नहीं करता, तो सामने वाला बंदा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि अब एम्प्लॉयर आया बहुत खड़ूस है, लेकिन वो आकर के मीटिंग में कुछ ना कुछ तरीके से वो आपसे कॉमेडी कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है, तो आपने उसको देखा, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, अब उस पर आपको हंसना है कि क्या रिएक्ट करना है, ये आप कंफ्यूजन पड़े हुए हो। तो इस तरीके की जो बैरियर्स होंगे वो कहाँ आएंगे, सेमेंटिक वाले में आएंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होते हैं, ये भी सबसे बड़ा बैरियर्स होता है प्री मैच्योर एवेल्यूशन। मतलब हम सामने वाले मैसेज के भेजने से पहले हम उसको प्री मैच्योर कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे। अच्छा अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब यही था ना। तो कभी कभी क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है, हमको ये पता तो लगता है कि अच्छा तुम तो ये तो कहना चाह रहे हो, है ना, तुम अब तो यही तो मैसेज करोगे, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन लिख के दिया तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल यही होगा, मैं तुमसे ये चीज पूछी तुम्हारा आंसर यही होगा। तो हम जिसको प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कहते हैं, तो सामने वाले मैसेज के कन्वे करने के पहले हम उसके बाद पहले से उसको अंडरस्टैंड कर लें, ये सबसे बड़ा डिफॉल्ट है। लैक ऑफ अटेंशन, कुछ बात चल रही है, बॉस काम कर रहा था, एम्प्लॉय आया उसने कुछ सजेशन दिया तो मेरा ध्यान उसके ऊपर नहीं था, फिर बाद मुझे पता लगा अरे उसने क्या कहा कि चला गया। तो कभी कभी होता है ना कि हम प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते किसी बातों को, या जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को बिल्कुल छोटा समझता है, हटाओ ये क्या बताएगा मुझे, है ना, तो कभी हम उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। इस तरीके के जो बैरियर्स होंगे वो भी इसमें आएंगे। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, तो कभी कभी स्पेशली कुछ ओरल कम्युनिकेशन तो सही रहता है लेकिन इन्फॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और इनएक्यूरेटली ट्रांसमिटेड व्हेन इट पासेस थ्रू वेरियस लेवल। अब मैंने अपने किसी दोस्त या कलीग को बताया कि ये बात जाके बॉस को बताया ना, लेकिन वो कई सारे चैनल के थ्रू जाना, तो मैंने बहुत सारी बात बहुत लंबे टाइम तक बताई, उसने वो बात अपने किसी दोस्त को बहुत लंबी वाली बात छोटे में बता दिया, तीसरे वाले ने उसे और छोटा कर दिया, चौथे वाले ने और छोटा कर दिया। तो अब हमारे यहाँ से जो कम्युनिकेशन पास की गई थी बॉस तक पहुंचाने के लिए, वो कम्युनिकेशन जाते थे बिल्कुल छोटी हो गई। ये क्या हो गया, इसको लॉस बाय ट्रांसमिशन कहते हैं, कि बेसिकली हम सामने वाले को जाके इतना बताएं, अब ये थोड़े बताएंगे कि फलाने ये कहा था वो कहा था, होता है ना कभी कभी, तो ये चीजें होती हैं। डिस्ट्रस्ट होना, अ लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर कैन लीड टू द रिसीवर डिराइविंग ऑन अपोजिट मीनिंग फ्रॉम द मैसेज एज दे मे बी सस्पिशियस ऑफ द सेंडर्स मोटिवेशंस। तो कभी कभी क्या होता है कि हम मैसेज कोई भी कुछ गलत समझ लेते हैं, तो एक तरीके का ऐसा भी एक डिस्ट्रस्ट नाम की चीजें भी ऑलरेडी क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अगला क्या है बच्चों, हमारा देखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अच्छा कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी होते हैं, अब ये क्या, तो थोड़ा उसके बारे में भी समझ लो और जानो क्या होता है। देखो कहता है कि ये जो बैरियर्स होते हैं इनहेरेंट द स्ट्रक्चर रूल्स एंड एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। पहला ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, एक रिजिड और एक अनसपोर्टिव कम्युनिकेशन पॉलिसी, ठीक है, लिखा है ना कि एज अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट डज नॉट इनकरेज द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैन हैम्पर इफेक्टिवनेस। अब एक बहुत रिजिड पॉलिसी आपकी कंपनी में हो, उस रूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है, तो वह सीधे से बंदा क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो इफेक्टिवनेस आएगी, जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी, उसको तो बार बार बैरियर लग रहा है, कोई चीज पूछने कहने में भी उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा आप रिजिड कर लेते हो, है ना, एक कम्बरसम प्रोसीजर्स बना देते हो कि भाई सामने वाले बंदे को फॉलो करना ही होगा, डिले हम अलाउ नहीं करेंगे, इस तरीके के, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है, जो नेचर है वो बिल्कुल रिजिड नेचर का है, तो सामने वाला बंदा अपने आप को कंफर्ट फील कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। स्टेटस को डेवलप करना, तो ये स्टेटस डिफरेंसेस बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट कैन क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस आ जाती हैं कि भाई मैं तो बॉस हूं तो मैं उसकी बात क्यों सुनूंगा, फिर वो बोलेगा अच्छा अच्छा भाई इनको तो बहुत ज्यादा ही चीजें आती हैं, एक काम करो मैं इनको बताऊंगा बोलूंगा ही नहीं। तो कभी कभी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में भी प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैपिंग आ जाती है, वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स की वजह से ही हो पाती है। छोट बातों में मुझे डांटना बोलना कहना तमाम चीजें मार्केट में आती रहती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करना बच्चों, अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड विथ मल्टीपल मैनेजरियल लेवल्स कैन लीड टू डिलेज एंड डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एज इट पासेस थ्रू ईच लेवल। तो हर लेवल तक अगर हम बात मैसेज कॉन्वे करके पहुंचाएंगे, एक प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो करेंगे कि तुम अपने बॉस को, फिर वो अपने बॉस को, फिर अपने बॉस को, फिर अपने बॉस को, देन लास्ट अपने बॉस पहुंचेंगे, तो पहली बात क्या होगा कि मैसेज पहुंचेगा तो डिले में, और बड़ी बात क्या होगी कि वो प्रॉपर मैसेज भी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो कई प्रोसेस और कई बार चैनल से प्रोसेस होकर के जा रहा है, तो ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आ सकती है।
एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज क्या कहता है, इनएडिक्वेट फैसिलिटी लाइक लैक ऑफ सजेशंस बॉक्सेस, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स और कंप्लेंट मैकेनिज्म्स कैन ऑब्स्ट्रक्ट द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो एक जब आपकी कंपनी में कोई सजेशन कोई नहीं दे सकता, कोई किसी से बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, कोई मीटिंग्स नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, तो चीज़ें क्या है सर तरीके से ऑलरेडी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी बैरियर ही निकल के आती है। अगला क्या कहता है भाई, पर्सनल बैरियर्स। भाई देखो 4 तरीके के बैरियर्स में आते हैं हमारे पास। इसमें कहता है सर पहला है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, हम सामने वाले के खिलाफ चले गए, सामने वाले से कुछ ऐसी बातें कर गए, है ना, उसकी अथॉरिटी अलग है, उसकी पोजीशन अलग है, तो भाई उसके भी कुर्सी खतरा हो सकता है। तो सुपीरियर्स में विथहोल्ड इन्फॉर्मेशन इफ दे फियर इट माइट चैलेंज देयर अथॉरिटी और पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे बड़ी बात तो चैलेंज हो जाती है भाई, अथॉरिटी है ना भाई, वो बदल सकती है भाई, कुर्सी छीन गई तो चली गई तो इस तरीके का भी कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना रहे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स का। अब सुपीरियर का सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो समझता क्या रहे वो क्या बताएगा, वो उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उससे ज़्यादा मैं नॉलेजेबल हूँ, पोटेंशियल हूँ, तो मेरे पास नॉलेज अच्छी है, मेरे पास पोटेंशियल अच्छी है, स्किल अच्छा है ना, तो अपने आप को ही अच्छा देखना। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, सबऑर्डिनेट्स में क्या होता है, मे बी अनविलिंग टू कम्युनिकेट फ्रीली इफ दे बिलीव द इन्फॉर्मेशन विल एडवर्सली अफेक्ट देम और इफ देयर सजेशन आर इग्नोर्ड। अब जहाँ पे भाई मैं कोई बात अपनी बात बॉस को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और वो मेरी बातों को इग्नोर किए चला जा रहा है, तो भाई वो मेरे किस काम का, किसी काम का नहीं होगा ना, वो मेरे लिए तो बेकार हो जाएगा। एंड जहाँ पे लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स लिखा है ना, जहाँ पे आपको प्रॉपर आपको इंसेंटिव्स ना मिले, कोई रिवॉर्ड्स ना मिले, कोई मोटिवेशन ना मिले, कोई चीज़ें नहीं है, तो फिर क्या है, सबका सब बेकार हो जाएगा। तो इस तरह के बच्चों ये कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं जो दो लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होने के लिए 4 तरीके से बैरियर्स को स्टैब्लिश किया गया हमारे पूरे ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। अब आइए बच्चों समझ लेते हैं फटाफट से आप अपने कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कैसे कर सकते हो। देखो बच्चों, सामने वाले बंदे के मैसेज को आना, उसके बातों को पहले पूरा सुनना, फिर उसको ऑब्जर्व करना, फिर उस मैसेज को डिकोड करके उसके लैंग्वेज में प्रॉपर फीडबैक देना, ये इससे क्या होता है कि हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर स्टैब्लिश हो सकती है, अच्छी हो सकती है ना। तो देखो लिखा है ना, क्लासिफाई करिए पहले आप अपने ऑर्डर को, इंप्रूव करिए अपने कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस के लिए आपको पहले अपने आइडिया कम्युनिकेट करने के पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, अपने मैसेज को रिसीवर्स के पास भेजने से पहले और प्रॉपर फीडबैक इंकरेज करिए, उनसे मंगाइए, ठीक है, यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करिए, अच्छे टोन का यूज करिए, प्रैक्टिस आप करते रहिए, है ना, लिसनिंग सुनना शुरू पहले करिए, इंश्योर करिए कि आप सामने वाले बंदे की बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, फिर उनकी कहे गई बातों को आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगला क्या कहता है, तो देखो बिफोर कम्युनिकेशन क्या करना आपको है, अपने आइडिया को क्लैरिफाई करो, अपने ऑडियंस को जानो कि हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बंदा स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, हमारी बातों को समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे तो वो पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो पहले आप ऑडियंस को अपने जानो। एंड लास्ट करता है फिर कंसल्ट करो अदर्स से भी कि लगे कि हाँ सर क्या हम ये काम कर सकते हैं, क्या इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या इन चीज़ों को भी प्रॉपर तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे। लिखा है ना कि इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट और अदर रेलिवेंट पीपल इन द प्लानिंग प्रोसेस टू इंक्रीज एक्सेप्टेंस एंड कोऑपरेशन। तो भाई सामने वाले बंदों से पहले कंसल्ट कर लो कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करें, इन अपने लोअर लेवल अपने मिडिल लेवल बंदों से किस तरीके से कैसे बात करें, तो इसके लिए कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तब क्या प्रॉब्लम आती सामने और उसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा लिसनिंग सामने वाले को सुनिए जरूर, ठीक है, अवेयर रहिए कि नॉन वर्बल आपका जो यूज है आप उसका बहुत ज़्यादा यूज ना करें, तो सामने वाले बंदे को समझ में ही ना आए कि उसका मतलब क्या होता है। चूज करिए राइट मीडियम के जरिए कि वो हिंदी में और इंग्लिश में या किस बेटर लैंग्वेज में वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, और अपनी वैल्यू को कन्वे करिए सामने वाले बंदे को बताने बोलने के लिए। अगला है आफ्टर कम्युनिकेशन। आफ्टर अब कम्युनिकेशन के बाद क्या करेंगे बच्चों, आप इंकरेज करिए और प्रॉपर उससे फीडबैक लीजिए, भैया हमने आपसे जो बात कही बोली आपको समझ में आ गई क्या, बंदा बोलेगा डन ओके, तो भाई चलो हो गया, हमारा कम्युनिकेशन सही हो गया। एंड लास्ट में फॉलो अप कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए, इंश्योर करते रहिए अपने इंप्लीमेंटेशंस को, और किसी तरीके का कोई रिजॉल्व होते हैं तो उनको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लिया जाए। तो बच्चों ये सारा का सारा जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। आई होप आप लोग बहुत इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसकी अगर डीप वीडियो चाहिए तो भाई इसी चैनल पे ऑलरेडी आपके डायरेक्टिंग का अलग अलग पार्ट वाइज वीडियो पड़ी हुई है, कम्युनिकेटिंग का अलग, सुपरविजन का अलग, डायरेक्टिंग का अलग, सबका अलग पड़ा हुआ है। और अगर वन शॉट में चाहिए बच्चों तो ये तो सेवा ऑलरेडी आप लोगों के लिए चली रही है कि आप लोगों को वन शॉट की वीडियो अवेलेबल कराई जा रही है। फिर मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में नई एनर्जी के संग। आप इस वीडियो को खूब पढ़िए, समझिए, देखिए, अच्छे से इंजॉय करिए। जो प्रॉब्लम्स होंगी अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बच्चों जरूर लिखिएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई एनर्जी के संग। जय हिंद, जय भारत।